प्रेशर तो सोसाइटी डेवलप करती है ना। दो लोग मिलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको बोलता मैं कुछ नहीं कर रहा या मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छे से पता है उसी बंदे से आप एक महीने बाद मिले, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ काम करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट लर्निंग बेसिकली। वो एक स्क्रिप्ट के एक्चुअली 20,000 रुपए 40,000 रुपए देते हैं। वो क्या की फैक्टर्स हैं व्हिच एक्चुअली हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट ऑन दराज? तो मैंने फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च की दैट वाज अ फोल्डेबल वाटर बैग। मैंने एक गलती थोड़ी सी ये की उस ब्रांड में कि जो प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। सो दिस वेंट रॉन्ग। रिटेल में मेरे जैसा नया बंदा पैसे नहीं बना सकता। आपको वो अच्छा नहीं लगा और उसकी एस्थेटिक भी शायद आपको अच्छी नहीं लगी, बट इट वर्कड। तो क्या वजह थी? मुझे इसकी वजह आती है, ई कॉमर्स में 20% से ज़्यादा अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट में, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट वायबल। 4 आउट ऑफ 5 बिजनेसेस न्यू बिजनेसेस फेल। 3-4 फेलियर्स के बाद भी यू थॉट कि मैंने इन फेलियर्स से सीखा, नाउ आई विल मेक अ बेटर प्रोडक्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम वेंचर कर रहे हैं तो आप में ध्यान में रखेंगे आप फेल होंगे। फेलियर्स, दोज लर्निंग्स, और फिर वो शुरू के 2-3 वेंचर्स के बाद यू एंडेड अप परफॉर्मिंग मच बेटर देन द प्रीवियस 3। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महाम खालिद एंड वेलकम टू दी हसल स्टोरीज। आज जो मेरे गेस्ट हैं द ग्रेट साद अफरीदी। ही इज़ बेसिकली द CEO ऑफ सेंस एंड स्टोरीज एंड एग्जिट बेस। वैसे तो उन्होंने शुरू में काफ़ी बिजनेसेस पे काम किया है, बट अगेन द स्टोरी इज़ वेरी अमेजिंग एंड द जर्नी इज़ वेरी अमेजिंग। क्योंकि जब आप काम शुरू करते हैं, जब आप बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। फेलियर्स भी होते हैं, सक्सेसेस भी होती हैं, और उन्हीं फेलियर्स और सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो साद अफरीदी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, आपने IBA से पढ़ाई की और आपने कौन कौन से बिजनेसेस स्टार्ट किए, कितने किए हैं अब तक बिजनेसेस, कितने चले कितने नहीं चले, फेलियर्स हुए और उन फेलियर से क्या सीखा? हम शॉर्ट में वो सारे बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने BBA किया IBA से, और उसमें मेरा जो मेजर था वो मार्केटिंग थी। तो मेरा ये नेचुरली जो है वो ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली IBA में जो हमें पढ़ाते ना मार्केटिंग, इट इज़ मोर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ FMCG ब्रांड्स। सो आई हैड दिस ड्रीम के आई हैव टू बी इन दी फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड आई हैव टू सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ब्रांड की चीज़ें लोगों के हाथ में और लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तो जब मैं BBA मेरा हो गया तो दिस वॉज द ड्रीम that I have to be in the physical product space and I have to sell my own brand, because मुझे इसका आइडिया हो गया था कि आप दूसरों का ब्रांड बेच के पैसे नहीं बना सकते। तो असल जो ब्रांड इक्विटी बिल्ड होती है वो होती है जब आप अपना ब्रांड बेचते हैं। तो शुरू में हो सकता है कि आप मेहनत करते हैं, आपके नहीं बनते प्रॉफिट्स, बट इवेंचुअली जब आपका ब्रांड ग्रो कर जाता है तो फिर आप पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। यू कैन चार्ज ब्रांड प्रीमियम। तो अच्छा, जब मैं हुआ ग्रेजुएट तो मेरा शुरू से बिजनेस का प्लान था। ऑल्दो मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, 1-2 लोगों ने किया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा फेलियर था। तो उसकी वजह से यूजुअली खानदान में खौफ बैठा होता है कि यार बिजनेस जो है वो तो बुरी चीज़ है, और फिर लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं और रिस्की है, बहुत रिस्की है। और लेकिन ये कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स कि उन्होंने जो है कहा कि कोई मसला नहीं, अगर आपको बिजनेस करना है तो पूरी सपोर्ट दी मुझे 100%. Perhaps also because we had a financial safety net. Although अगर हमारे पास वो financial safety net नहीं होता तो गालिबन शायद अम्मी अब्बू भी जो है वो रिस्क नहीं लेते कि यार नौकरी करो, पैसे ही I mean जो हमने सेव किया वही ना निकल जाए, because my father was a flight engineer. And तो जैसे ही वो रिटायर हुए थे 2013 में, तो उसी वक्त से मेरा भी कैरियर स्टार्ट हुआ। लाइक आई ऑल्सो ग्रेजुएटेड इन 2013। तो मेरे ऊपर एक घर की जो है वो जिम्मेदारी आई। तो खैर आई वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस फ्रॉम द स्टार्ट, बट आई वाज एडवाइज्ड कि नहीं, आप पहले किसी कंपनी में जाके जो है वो काम करें और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। तो मुझे लोगों ने एडवाइस किया कि यू शुडंट गो टू द बिजनेस डायरेक्टली, यू शुड हैव सम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस फर्स्ट। तो आई did a job in a company. And yes, I was handling their imports section. IBA से ग्रेजुएट होने के बाद आपने पहली जॉब की थी? मैंने पहले जॉब की, और ये कि मेरा वैसे अपना शौक था कि मैं ब्रांड मैनेजमेंट के फंक्शन में जाता। लेकिन
जब मैं IB से ग्रेजुएट हुआ तो उस टाइम पे मुझे अपने पसंद के फंक्शन में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अपॉर्चुनिटी सही है। और मैंने 2-3 महीने गुजारे जॉबलेस, तो बड़ा प्रेशर बिल्ड हो गया ना, हर कोई पूछ रहा होता था कि यार IBA से भी पढ़ा है। हाँ। और यू नो if you're talented then why job is not there, तो ये होता है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा मेरे साथ एक और भी ये चीज़ थी कि आफ्टर आई ग्रेजुएटेड तो आई वेंट फॉर 4 months in the अच्छा। So when I came back तो ये सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हो चुकी थी। ओह ओके। और आई वाज सॉर्ट ऑफ लेट। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए आसानी से, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा तो नहीं होता। तो फर्स्ट जॉब तो आपको जो मिले वो वहीं से शुरू करना चाहिए, एंड देन फिर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, देन यू कैन थिंक अच्छा आई कैन चूज। तो उस वक्त तो आपके पास चूज करने का ऑप्शन नहीं होता ना, यू जस्ट हैव टू बिगिन विद समथिंग। ट्रू। तो फिर जगह जॉब की, और उसमें अच्छी बात ये लगी बिकॉज यू नो फिजिकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं, तो मुझे लगा कि वो जॉब मेरी जो एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम है उससे अलाइंड इसलिए है क्योंकि यू नो आई नीड टू फिगर आउट यू नो हाउ थिंग्स आर इम्पोर्टेड, व्हाट आर LCs, ठीक है ना, हाउ डू वी इंटरेक्ट विद फॉरेन सेलर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस जॉब में मैंने ये चीज़ बड़ी अच्छी सीख ली कि यू नो सो लेकिन वो तुक्का था, वो जॉब अपॉर्चुनिटी तो तुक्का था ना, you ended up you know learning imports and everything like that, और फिर आगे वो आपको काम आया। यस, है ना, मतलब आप 50-50 बोल सकते हैं। मतलब देखिए जॉब्स तो उस वक्त बहुत सारी थी ना, तो यानी मुझे भी जॉब ऑफर हुई, फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है इस्लामिक बैंकिंग में भी जॉब ऑफर हुई, लेकिन मुझे बैंकिंग का शौक नहीं था। आई वांटेड टू गो इनटू फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड आई वांटेड टू a job which will aid me in my entrepreneurial dreams. तो उस बैंकिंग से ज़्यादा मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट था because I knew कि you know it will help me in achieving my objectives. So लेकिन eventually वो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी because the company was you know not doing well. It was कितना टाइम आपने वो जॉब की? तकरीबन 1 साल। 1 साल काम किया। ओके। और आपने अच्छा IB से आपने जब ग्रेजुएट किया आप 4 महीने के लिए तबलीग के लिए चले गए, एंड देन यू केम बैक एंड यू स्टार्टेड फाइंडिंग जॉब्स। जॉब ढूंढने में कितना टाइम लगा आपको? तकरीबन कुछ 3 months. 3 months, almost 7 months after the graduation. Yes. Yes. Okay. And did you have some criticism or bad words? I'm sure you must be hearing. हाँ। प्रेशर तो सोसाइटी डेवलप करती है ना। Exactly. तो मतलब होता ये था ना कि आपसे हर कोई पूछ रहा होता है कि आजकल आप मतलब हम 2 लोग मिलते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको बोलता मैं कुछ नहीं कर रहा या मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छे से पता उसी बंदे से आप 1 महीने बाद मिले, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, यार तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो यू नो वो लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और आपकी and how to deal with this situation, because lots of students must be watching this and they must be finding jobs and they don't know where to work or from where to start. हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं जा सकता है ना, दिस इज द फैक्ट, नहीं कर सकता, नहीं करना बिजनेस, जॉब करनी है, जॉब सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने कहा फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप इतने ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते। तो ये 3-4 महीने जिसमें जब आपके पास जॉब नहीं होती और हर अच्छा आप तो मतलब ख़वातीन में ज़्यादा शायद इतने नहीं, बिकॉज लड़कियों के लिए ज़्यादा इशू ये हो जाता है क्योंकि आंटियाँ ज़्यादा तंग करती हैं इस मामले में ना, अंकल्स इतने तंग नहीं करते जितना ख़वातीन तंग करती हैं, क्या कर रही हो वगैरह वगैरह। सो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर एंड दैट नेगेटिविटी अराउंड यू, हाउ डिड यू हैंडल दैट? अच्छा, नाउ इफ आई लुक बैक तो आई वुड से कि स्किल डेवलपमेंट पे अगर अपना बंदा काम करे और अपनी नीश आइडेंटिफाई करे और उस पर सीखता रहे, तो मेरे ज़माने में इन 2014 इस किस्म का एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम नहीं था जहाँ पर आपको इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज, इतने सारे मेंटर्स, इतना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर। उस वक्त मेरे ख्याल में स्मार्टफोन के जो है वो नए आए थे, तो मेरे पास जो फुल फ्लेज स्मार्टफोन था प्रॉब्ली इट केम इन 2014। तो अब तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो मेरे ख्याल में यू नो मेरी अपने बहुत सारे दोस्त थे और वो लोग दे वर अर्निंग थ्रू आउट देयर IB डेज। मेरी गलती थी और उसकी वजह से शायद मेरे वालिदैन थे कि उन्होंने कभी अर्निंग के ऊपर फिक्र नहीं की थ्रू आउट माई स्टडीज, बिकॉज मेरे अब्बू का ये एक्सपीरियंस था कि अगर बच्चे को कमाने पे लगाया तो उसकी जो है ना पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा,
तो यू नो मैं जब बीच में बात भी करता था कि बिजनेस करना है ये वो, तो पहले अच्छा अभी देखिए ये गलती करते हैं ना पेरेंट्स की इंटेंशन तो उसमें अच्छी ही होती है हमेशा, कभी पेरेंट्स गलत नहीं सोचते किसी के लिए भी, लेकिन हम जब व्हेन वी आर स्टडीइंग, मेरे टीचर्स भी हमेशा मुझे ये सिखाते थे कि वॉलंटियरिंग करो, इंटर्नशिप्स करो, और अगर आप काम नहीं कर रहे होते साइमल्टेनियसली, आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में नहीं होते तो आपको आगे जाके बहुत मुश्किल होती है। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है पहली जॉब में आके बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि मतलब हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि किताबों से बहुत अलग है प्रैक्टिकल वर्ल्ड। और अगर उस दौरान आप वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप्स, एक्टिविटीज़, एट टाइम्स आपको पे भी नहीं किया जाता उसके लिए, बट फ्री भी आपको करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई के साथ साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट लर्निंग बेसिकली, राइट? हाँ, तो उसमें ये था कि मैंने इंटर्नशिप्स तो मैंने की हैं, और मैंने लेकिन ये कि आई मीन जॉब जो होती है, जो धंधा जिसका बोलते हैं, वो नहीं मैं कर पाया। और उसमें शायद उनकी बात ये, क्योंकि जैसे पता है किसी भी बिजनेस के लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और जब आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये फिक्र होता है उससे ROI है, ठीक है। और जब वो ROI नहीं बन रहा होता तो आपको अपनी जो एजुकेशन होती है, क्योंकि IB की पढ़ाई मुश्किल होती है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल वो असाइनमेंट देने उसकी भी फिक्र है, आपको एक और ही फिक्र है कि आपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, या सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि लॉस हो रहा हो, अगर तो है ना कि ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, तो वो तो बंदा सस्टेन कर लेता है। लेकिन यू नो इफ यू स्टार्टेड अ वेंचर, फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट, I would say, and it's bleeding money, तो ये कि वो बहुत स्ट्रेसफुल तो होता है। तो मेरे ख्याल में सबसे अच्छा ये है कि आप फ्रीलांसिंग करनी चाहिए सबको। तो मुझे याद है कि मेरी ऐसे एक मेरे दोस्त हैं, वो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और यानी जब हम लोग ग्रेजुएट हुए तो उस टाइम पर प्रॉब्ली वो 8-10 लाख रुपए अर्न कर रहे थे। तो अमेजिंग तो मतलब मेरी बैच के लोग, लेकिन उन्होंने वो जो 4-5 साल थे जो हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगाए, उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो ट्यूशन सेंटर खोल लिया। तो उन्होंने he wanted to earn, ये पर्पस था सिर्फ, मतलब देखिए जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है वो उस चीज़ पे सोचते नहीं है ना ज़्यादा कि मुझे साइमल्टेनियसली से कुछ करना है, कमाना है, अपनी फीस देनी है, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो ज़रूरतन कर रहे होते हैं फिर। बिल्कुल जी, उनके साथ भी ऐसा ही था कि उनको नीड थी, तो उन्होंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनका हो गया। लेकिन मेरे जैसे जो लोग थे जो अच्छी फैमिली से थे, थोड़ा सा फाइनेंशियल वेल सेटल्ड थे, तो उनको ये डिसएडवांटेज हुआ। मैं समझता हूँ कि हम लोग ग्रेजुएट के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ रहे थे, ठीक है, और वहाँ पे स्ट्रेस में थे, और वो तो यू नो दे वर वेल सेटल्ड। और मेरे ख्याल में अगर आपका कुछ ना कुछ काम चल रहा हो और आप कुछ अर्निंग कर रहे हो, तो आपको फिर जॉब अगर ना भी आपके पास, तो यू नो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होता, मतलब यू कैन से टू अदर्स कि दिस इज माय गिग व्हिच आई एम डूइंग, तो यू नो एक आपकी फैमिली में और जिस फ्रेंड में भी एक चीज acceptable होती है। Freelancing is a big gig right now. Yes, I mean, exactly. not a side hustle anymore. True, very true. And IB जैसी जगहों के ऊपर मेरे ख्याल में या कोई भी जो हमारी बिजनेस यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी गिग्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे राइटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, which anyone can do, and you know people who have done their O levels, A levels, so they should make use of their skill which is in writing. To you know offer companies you know freelance work कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, तो you know they can make good money. This is a skill which I believe is very short right now in the market, like copywriting. हाँ, अच्छी copywriting. Okay. One thing is content writing. Yeah. वो तो अरे वो थी copywriting. जैसे आपने मेरी पोस्ट देखी, that is copywriting. Yes. Which is crisp and you know creative and you know which inspires people. और बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जब हम अपने लिए कंटेंट राइटर बेसिकली हम ढूंढ रहे होते हैं, तो वो एकेडमिक एसेंस आ जाता है उनकी राइटिंग में। और जैसे वो नोट्स लिख रहे होते हैं, अंग्रेजी अच्छी है, ग्रामर एरर भी नहीं है, लेकिन फिर वो कॉपी राइटिंग वाला एसेंस जो है वो मिस हो जाता है, इट्स नॉट क्रिएटिव। और फिर जब आप सोशल मीडिया की बात करें, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही वहाँ पर होती है, और उसमें अगर आप वो एलिमेंट नहीं डाल पा रहे, तो यार राइट ये एलिमेंट मिसिंग है। कंटेंट राइटर्स को एक्चुअली कॉपी राइटिंग भी एक्सपेक्ट के आनी चाहिए, या मे बी शायद हमें उसको सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए, आई डोंट नो, मे बी नहीं। उसमें होता है कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और वो बहुत ज़्यादा करता है डिपेंड आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी स्किल्स के ऊपर। तो कुछ कंटेंट राइटर्स ग्रेजुएट कर जाते हैं टू अ कॉपी राइटर, एंड दे अर्न लाइक
अ लॉट। Yes. यानी मैं अपने लिए कंपनी के लिए मुझे सारे स्किल्स के लोग मिल गए, मुझे अकाउंटेंट्स मिल गए, मार्केटर्स मिल गए, ठीक है, लेकिन अच्छे जो कॉपी राइटर्स मेरे जैसे लेवल के, तो 4 लाख रुपए तक का उनका एक होता है बजट। जो लोग एजेंसीज में काम कर रहे होते हैं वो एक स्क्रिप्ट के एक्चुअली 20,000 रुपए 40,000 रुपए लेते हैं, एंड मे बी मोर, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो कॉपी राइटिंग बड़ी जबरदस्त स्किल है, लेकिन थोड़ी सी वो अंडर वैल्यू हो जाती है ड्यू टू कंटेंट राइटिंग, लाइक पीपल मिक्सिंग इट विद इक्वल ट्रीट कंटेंट करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एड्स अच्छे लिखते हैं तो मैं बताऊं कि इफ यू आर द लेकिन अल्लामा इकबाल है, व्हाट डिड ही डू? he played with words and he inspired a whole new generation. तो वही काम होता है कॉपी राइटर्स का कि क्रिस्प एंड विजनरी कुछ ऐसी आप चीज लिखें which makes sales, मतलब which sells products. So I think कि कॉपी राइटिंग, एक अच्छा कॉपी राइटर जो है उसे एक अच्छा मार्केटर होना ज़रूरी है, मतलब शायद कह सकते हैं। What do you think? कि अगर वो एक अच्छा मार्केटर है जो उसे वो उसमें वो मार्केटिंग स्किल्स हैं, बस आप जैसे आप कह रहे हैं कि दैट शुड ड्राइव सेल्स, तो फिर उसे सबसे पहले तो नीड टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कस्टमर समझना, कस्टमर साइकी समझना, उनकी साइकोलॉजी को समझकर उनसे, बिकॉज वो कम्युनिकेशन होती है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं या आपने लिख दिया और सामने वाला पढ़ लेगा, वो बात करना होता है। लिखो ऐसे कि ऐसा लगे कि आप उससे बात कर रहे हो सामने वाले से जो पढ़ रहा है। तो आई थिंक वो टैलेंट जो है ना, दैट रिक्वायर्स दोज मार्केटिंग स्किल्स, या वो वैसा जहन या दिमाग। व्हाट डू यू से? इट हेल्प्स अ लॉट कि अगर आपने मार्केटिंग की कुछ बुक्स वगैरह पढ़ी एंड यू हैव सम नॉलेज, बट आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी कॉपी राइटर्स which have no marketing background, but they're very good ones. अच्छा, okay. And I also know a lot of people who have a great marketing background and education, but they cannot do copywriting themselves. तो वो और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज आती है बुक रीडिंग से। So right, as I told right. you, the more you read, the better you write. बिल्कुल, ठीक है। तो आप यानी सिर्फ ट्रेनिंग के जरिए अगर मैं एक अपनी क्लास रख दूँ, learn copywriting, I don't think so I can teach that. It is the बहुत सारे अरसे की जो आपकी रीडिंग है और जो आप कंटेंट ले रहे होते हैं, तो वो कॉपी राइटिंग उसी का आउटपुट होता है। the type of content you consume, it reflects in your writing. तो ये वही बात है कि the better you listen, the better you can speak. Right? If you are a good listener, तभी आप अच्छा बोल सकते हैं। And similarly, अगर जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं सकते। You need to read a lot to write well, right? एंड ये सब में आपने बड़ी अच्छी बात बोली, स्किल डेवलपमेंट वाली, बिकॉज हम पढ़ लेते हैं, हम काम पे चले जाते हैं, लेकिन वो जो स्किल डेवलपमेंट है ना, काम पे जाने के बाद भी जॉब स्टार्ट हो गई या बिजनेस स्टार्ट हो गया, तब भी हमें स्किल डेवलपमेंट पे तो कॉन्स्टेंटली काम करना है ना। सो व्हाट स्किल्स ऑफ योर्स यू स्टार्टेड पॉलिशिंग ड्यूरिंग योर स्टडीज़ कि मैं इनको स्पेसिफिकली, रीडिंग तो आपने की, वो तो आप हमेशा से ही कर रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न यू राइट सो वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी वो स्किल्स थी? डिड यू वर्क ऑन लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स या कॉन्फिडेंस, सॉफ्ट स्किल्स पे या टेक्निकल स्किल्स पे? किस पे आपने ज़्यादा फोकस किया फॉर योरसेल्फ? तो मुझे सबसे ज़्यादा मार्केटिंग में मज़ा आता था। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन आईबी, तो आईबी में जो भी सारी मार्केटिंग की बुक्स होती थी, लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी मैंने पढ़ी थी। और आई मीन माय फेवरेट ऑथर जो है वो मार्टिन मिनस्टॉम, उसकी पूरी सीरीज है, जिससे बायोलॉजी, ब्रांड वॉश, ब्रांड सेंस, इसी तरह ये आई मीन ऑल एलरीज की प्रिमिटिव इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग। तो यूजुअली जो मार्केटिंग का कंटेंट था वो मैं आईबी के टाइम से बड़ा कंज्यूम कर रहा था, और वो आपको जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे होते हैं तो फिर आप खुद ही उस आइडिया के बारे में एनर्जाइज भी होते रहते हैं। तो मतलब मैं कोई प्रोडक्ट देखूँ, मैं बोलूँ अच्छा यार वहाँ पे ये वाला आइडिया लग सकता है। और मैं इसमें समझता हूँ कि आईबी में हमारी इस तरह की ट्रेनिंग होती थी, एक दो कोर्स थे जिसमें होता था कि आपने एड्स देखने वर्ल्ड ओवर और फिर उनको आपने एनालाइज करना। तो उसकी वजह से जो दुनिया में एड्स चल रहे थे, तो उसका ही मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला। तो ये कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो मैंने चीज़ सीखी वो मार्केटिंग है, और उसमें हाउ टू पुट द राइट मैसेज अक्रॉस। तो लेकिन वही बात है कि उसके लिए आपको लेकिन ऑपरेशन साइड पे मैं थोड़ा वीक था। तो कम बैक टू दी माय जर्नी, तो उसमें
तो जब मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा था तो आफ्टर माय जॉब तो मुझे ये तो था कि मैंने फिजिकल प्रोडक्ट ढूंढनी है। सही है। तो मैंने फर्स्ट जो प्रोडक्ट लॉन्च की दैट वाज अ फोल्डेबल वाटर बैग। अच्छा। तो वो एक्चुअली 8 लीटर्स में पानी आ जाता था। इट वाज अ प्लास्टिक बैग विद नोजल और उसमें यू नो आप 8 लीटर पानी डालें और अगर आपको यूज नहीं करना तो आप उसको फोल्ड करके रख दें। ठीक है। तो मुझे लगा था कि जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। इफेक्टिव चीज़ है। और मैंने खुद भी जैसे बताया ना कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई टू ट्रैवल, उसमें होता है ये कि वी स्टे फॉर 3 days इन तो वो मुझे लगा था कि यार ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं है। तो मैंने अपने अपना एक ब्रांड नेम रखा वाटरीज और उसके जगह मैंने प्राइवेट लेबल करके वो जो बॉटल्स थी वो फर्स्ट शिपमेंट मैंने इंपोर्ट चाइना से। ओके। एक मैंने गलती ये की कि एक मुझे उस टाइम पे मेरा ये था कि या तो चीज़ अनब्रांडेड है या फिर ब्रांडेड है। सही है। एक इसकी बीच की चीज़ भी है। अच्छा। और वो है वाइट लेबल, उसको बोलते हैं। ठीक है, which is unbranded but white label is a nicer way to say it. तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि मैंने शुरू में उस प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल किया, प्रॉब्ली ये भी उसकी रीजन बन गई फेलियर की। ओके। बिकॉज आई वाजंट देन, क्योंकि आप जब किसी भी प्रोडक्ट को प्राइवेट लेबल करते हैं तो उसका एक MOQ आ जाता है, उसकी पैकेजिंग का आपको एक मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर करनी होती है। Right, तो ये right. कि आप फिर उसकी उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग एंड ट्रायल मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस तरह किया कि 10,000 वाटर बैग्स जो थे वाटरीज के नाम से मंगवा लिए और अच्छा उनकी प्राइस थी अराउंड 200 रुपीज़ और जब वो वहाँ पर आ गया तो मुझे तो आइडिया हो गया था कि इस प्रोडक्ट का ऑनलाइन तो बेचना मुश्किल है क्योंकि 100-150 रुपये तो डिलीवरी कॉस्ट होती है। तो यूजुअली फॉर अ प्रोडक्ट लाइक विच इज इटसेल्फ ऑफ 200 रुपीज़ तो ऑनलाइन बेचना मुश्किल है। तो आई वेंट टू द रिटेल चैनल माय सेल्फ एंड आई प्लेस्ड दैट प्रोडक्ट एट आगाज, नाही एंड द एनडीज। बट soon after I came to realize that रिटेल में मेरे जैसा नया बंदा पैसे नहीं बना सकता बिकॉज रिटेलर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर। तो वो एक तो अपने आप को जो मार्जिन हैं वो भी डिक्टेट करते हैं, we'll take 30%, 40%, even 50%। ठीक है। और दूसरा ये कि वो आपको कैश नहीं देते, लाइक they keep your product on the sale basis। ठीक है सर, बिक जाएगा तो आपको पैसे देते हैं। इसमें एक और मसला होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होती तो वो दे डोंट पुश योर प्रोडक्ट एज वेल। हाँ, सही है। उनको फिक्र नहीं होती कि आपकी प्रोडक्ट आगे रखिए पीछे रखिए। और फिर उसके बाद जब पेमेंट होती भी है तो वो इतने लंबे पीरियड होते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद पेमेंट मिल रही होती है। तो क्योंकि मैंने कम कैपिटल से स्टार्ट किया था, आई थॉट कि a person like me, he won't be able to make money in retail because for retail you need huge backing and financial जिसको बोलते हैं ना कि budgets in order to finance the inventory। तो फिर मैंने कहा यार अब जो कुछ काम करना है तो वो मैंने e-commerce में करना है because at least आप कोई चीज बेचते हैं तो आपको पैसे फंड मिल जाते हैं तो you can rotate the cycle is easy। तो साइकिल आप घुमा सकते हैं अपनी और उसी अपने पैसों से आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने revenues। So the second venture I started, तो वो जो वाटरीज था it failed, like I would say failure because हमने वो import किए, बेच दिए सारे, लेकिन हमने फिर से वो काम स्टार्ट नहीं किया। So few of the learnings you can quickly mention जो उस failure से आपको मिली। अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में अगर आप कोई किसी नई इनोवेटिव प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो डोंट प्राइवेट लेबल इट। फर्स्ट यू ट्राई टू सेल इट वाइट लेबल। आप और बेशक आप वैरायटी ज़्यादा रखें। तो इफ़ आई वुड अगर आपने बोला आज आप फिर से बिजनेस करें तो व्हाट आई वुड डू इज कि वो जो एक फोल्डेबल वाटर बैग्स की जो एक कैटेगरी है मैं उसमें से फॉर एग्जांपल 100 प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत सारी मंगवाऊँ और फिर मैं उनको यहाँ पे रखवाऊँ रिटेल में। बेशक वो सारी अनब्रांडेड हो लेकिन उसकी वजह से मुझे डिमांड एस्टिमेशन हो जाएगी। हाँ, राइट। ठीक है कि जो है वो इसकी डिमांड कितनी है
और फिर उसके बाद व्हेन द डिमांड एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट इज देयर, तो फिर आप प्राइवेट लेवल पे जा सकते हैं। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेवल पे शुरू से जा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही इनोवेटिव मार्केट हो तो उसमें मेरे ख्याल में पहले वाइट लेबलिंग करके मार्केट को टेस्ट करना जरूरी है। तो अगला सवाल मेरा ये होगा कि जब आपने लर्निंग्स ले ली, सोचा नहीं कि मैं दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, अब तो मैंने सीख लिया, अब ये गलतियों से मेरी लर्निंग होगी, लेट्स स्टार्ट इट अगेन दिस वे एंड मेक इट प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि वो जो प्रोडक्ट की थी ना, अब ई कॉमर्स में हर प्रोडक्ट नहीं चलती। यूजुअली मुझे ये था कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट चलेंगी जो जिसमें आपका कार्ड साइज भी 1000 रुपये बने, ताकि वो शिपिंग कॉस्ट भी जो है ना जस्टिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स में 20% से ज़्यादा अगर आपकी शिपिंग कॉस्ट पड़ रही है उस प्रोडक्ट में, तो दैट प्रोडक्ट इज नॉट वायबल, बिकॉज पीपल थिंक यार इससे ज़्यादा तो शिपिंग कॉस्ट। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 300 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये लोगों को शिपिंग पे करने में बहुत मुश्किल होगी। सो ये थॉट कि मैंने ई कॉमर्स साइट पे रहना। हाँ, तो एक मैंने फैसला कर लिया था कि ई कॉमर्स है, रिटेल में वापस नहीं जाना। सही है। और दूसरा फिर मैंने फैसला किया था कि नाउ आई हैव टू हंट any product which is which has a higher price tag। ठीक है। और उसमें मुझे ये भी लगा था कि उसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बड़ी मुश्किल थी। तो अगर मैंने कोई चीज़ मंगवा ली और किसी और ने भी वो चीज़ मंगवा ली, हाँ, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो मुझे हेल्थ एंड ब्यूटी इंडस्ट्री इस हवाले से अच्छी लगी थी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आसान होती है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई सीरम है, वो आपके पास भी मेरे पास भी है, बट इट इज डिफरेंशिएटेड। सही है, ठीक है ना? नोबडी कैन से अच्छा यार वो सीरम आपका जो है वो 300 रुपये का है और ऑर्डिनरी वालों का 2000 वालों 2000 रुपये। पीपल डू गिव प्रीमियम टू द work behind the brand behind. But the purpose you began with कि मैं अब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होना चाहिए, प्राइसिंग ऐसी हो, तो was that a good reason to choose this industry? क्योंकि अब जो आपका पहला ऑप्शन, जो आपका पहला वेंचर था, वो बेस कर रहा था उस ऑप्शन, उस थॉट पे और उस पर्पस पे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लाना है जो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या जिसकी ज़रूरत है लोगों को, या जिसकी डिमांड है बट सप्लाई नहीं है इतनी, कुछ डिफरेंट है, कुछ नया है। ठीक है, फिर आपने जब जो दूसरा आपका वेंचर था उसमें यू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन कि प्राइसिंग ऐसी हो जहाँ प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। सो यू डिडंट थॉट ऑफ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो, मैंने कहा कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ वो ज़्यादा हो। हाँ, बट द यूनिकनेस। हाँ, तो ऑफ कोर्स अच्छा देखिए ना, प्रोडक्ट हंटिंग के जो मेरा एक कोर्स भी है उसमें हम लोग मैंने 14 क्राइटेरिया बनाए आफ्टर ऑल माय फेलियर्स एंड सक्सेस। तो उसमें एक जो क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल वो ये है कि आपका प्राइस टू वेट रेशो के कोई इतनी भारी चीज़ हो गई तो उसकी वजह से वो यानी प्राइस टू वेट रेशो जितना ज़्यादा उतना बेहतर है। सही है। और जितना कम उतना खराब है। तो इस वजह से फॉर एग्जांपल एफएमसीजी गुड्स जो हैं जैसे चावल, दाल, चीनी, ये ई-कॉमर्स में नहीं चलती, बिकॉज उनकी शिपिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है। सही है। तो उसमें ज्यादातर चीजें बहुत चलती हैं जो कि छोटी हैं और हाई वैल्यू गुड्स। तो एक तो मेरा ये था कि प्राइस टू वेट रेशो अच्छा हो और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हो। हाँ। और कोई ऐसा ब्रांड हो जिसपे मैं अपना एक कंसिस्टेंटली वक्त लगा के सुकून से बिल्ड कर सकूं। सही है, ठीक है। तो फिर मैंने 2012 में एक्चुअली दाढ़ी रखी थी, तो मैं काफ़ी सूखी हो रही होती थी, तो मैंने एक दिन वैसे गूगल पे सर्च किया था कि ऑयल फॉर बियर्ड्स। तो मुझे आया कि यूएस में कोई 50-100 ब्रांड्स हैं जो कि बियर्ड केयर और बियर्ड ग्रूमिंग पे फोकस करके और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो फिर मैंने जब यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं था। ओके। तो फिर मेरा ये था कि एक अच्छी नीश है मेंस ग्रूमिंग की जिस पे काम किया जा सकता है। और तो लेकिन मेरी जो मार्केटिंग उसमें तो बहुत अच्छी थी एक्सपर्टीज, लेकिन जो प्रोडक्ट साइड है वो बड़ी वीक थी। अच्छा होता यह है कि लिक्विड्स जो हैं उनकी इंपोर्ट में वैसे भी थोड़े मसले मसाइल होते हैं। तो मैंने एक गलती थोड़ी सी ये की उस ब्रांड में कि जो प्रोडक्ट है
वो मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, although without I didn't अच्छा। have much experience. So actually beard oil is a mixture of carrier oils and essential oils. तो मुझे लगा कि एक प्रोडक्ट आसान सी है, and if I can find vendors of carrier oils and essential oils, सही है। so I can blend and then fill them up, get good labels, and you know sell. सही तो है। लेकिन मैंने इंटरनेट के ऊपर से रेसिपीज निकाली और So you didn't invest on like R&D or so, वो आपने खुद ही किया आपने? R&D yes, तो उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट जो R&D की जो प्रॉपर कंपनीज हैं दे चार्ज इन बिलियंस। Right. तो मैंने एक कंपनी से कांटेक्ट किया तो दे वर लाइक वी विल टेक $1 million सही है। फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट वाज इन 2016। तो इतने में तो हमारा पूरा बजट था, हम तो उसमें तो मार्केटिंग भी करनी थी और सारी चीजें भी करनी थी। तो अच्छा इसमें ये भी था कि इट वाज अ रादर सेफ प्रोडक्ट सही है इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक, बिकॉज एक तो कॉस्मेटिक होती है वाटर बेस्ड कॉस्मेटिक, उसमें आपको जो है ना फंगाई और इस तरह की चीजों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और एक होती है ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक्स, तो उसमें ऑयल itself is a very good यानी चीजों को कंजर्व करता है, मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। तो उसमें एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं होता खतरा आफ्टर इफेक्ट्स कुछ नहीं मिसहैप का एक्चुअली, एंड इट वाज ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स लाइक jojoba oil, carrier oil, like almond oil और सब एसेंशियल ऑयल करते हैं। तो आपने उस पे खुद से ही काम किया, यू स्टार्ट विद लाइक योर ओन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? यस, तो वो मुझे याद है कभी भी वो मेरा कमरा जो है ना वो एक मंथ का दवाखाना टाइप है। अच्छा। ठीक है, और अगर बहुत सारे एसेंशियल ऑयल और बहुत सारे कैरियर ऑयल और मैं वो पहना हुआ मैंने लैब कोट वगैरह और मैं चेक कर रहा हूँ। ओके। लेकिन वो मेरी ऑफ कोर्स एक्सपर्टीज नहीं थी, तो प्रोडक्ट में भी मसले आ रहे। सो दिस वेंट रॉन्ग? हाँ, दिस वेंट रॉन्ग इन अ वे कि एक प्रोडक्ट कर दी, लॉन्च कर दी, ठीक है, और उसमें प्रोडक्ट में इश्यूज आना शुरू हो गए। ठीक है, कोई कस्टमर ये कंप्लेन कर रहा है कि ऐसे हो गया, या जो मैंने पहले प्रोडक्ट लिया था वो कुछ और था, अच्छा, कुछ और है। कंसिस्टेंसी जो है ना, क्वालिटी, वो उसकी वजह ये भी थी कि जो भी सारी नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं वो उनमें वेरिएशन आती है, ठीक है, और उसमें एक्सपायरी के भी इश्यूज होते हैं। तो खैर यानी मुश्किल काम था वो, तो और उसकी वजह से मैंने फिर बहुत से R&D करने की कोशिश की। आज भी वो ब्रांड चल रहा है। अच्छा, चल रहा है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि वाबीज के नाम से एक ब्रांड हमने बनाया और हमने उसको उस पर अच्छी यानी एक्चुअली उसमें हमने बियर्ड ऑयल्स, बियर्ड पैक्स और बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, लेकिन मैंने बताया ना कि शुरू में मैंने जो है वो स्ट्रगल किया कि ऑर्डर्स तो आ जाते थे मेरे पास, लेकिन उसकी सोर्सिंग, उसके रॉ मटेरियल और स्ट्रगल किया, फिर क्वालिटी के भी इश्यूज आए व्हिच वी फिगर्ड लेटर ऑन। सही है। 2018 में जाके मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल हुई, उससे पहले जो है कुछ ना कुछ इश्यूज आते थे, उसकी वजह से मुझे ब्रांड है उसको मैं बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाया। But you didn't thought to quit? Yes. तो उसमें ये था कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा था साइकिल, और उसी के साथ में मैंने एक और ब्रांड लॉन्च किया, अरोमा फार्मेसी के नाम से। यानी बियर्ड ऑयल्स में आपको ऑयल्स डलते हैं और वो ऑयल्स यहाँ पे नहीं होते, तो इवेंचुअली आपको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं। इम्पोर्ट के लिए आपके पास एक MOQ मतलब एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है, जिस प्राइस के ऊपर, जिस क्वांटिटी के ऊपर फिजिबिलिटी बनती है। सही है। तो जब हम लोग अपने इम्पोर्ट पे आने लगे तो हमारी था कि दैट्स व्हाट हमने उसकी कंजम्पशन बढ़ानी है उस ऑयल की। तो हमने फिर एक और ब्रांड लॉन्च किया, अरोमा फार्मेसी, जिसमें हम लोग वो ऑयल्स एज इट इज जेनेरिक फॉर्म में बेच रहे होते थे। अच्छा। अगर होगा ऑयल है, ओके, ठीक है, तो अरोमा फार्मेसी होगा ऑयल, ठीक है। उस टाइम के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि दराज भी आ गया 2015-16 में, तो हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ भी लिस्ट की दराज पे, और वहाँ से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। अच्छा। तो 2017 में we had around 6-7 employees, and alhamdulillah we were doing
well for ourselves and हम लोग हमारा जो ब्रांड है अरोमा फार्मेसी वो सेल्स वाइज 22 से बड़ा हो गया। So I have a question here. जब दराज की आप बात कर रहे हैं, I have seen people working on दराज for their product, but they don't get good results. तो वो क्या की फैक्टर्स हैं which actually helps you optimize your product on दराज? और क्योंकि दराज से रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जब आता है तो बहुत अच्छा आता है। आई हैव हर्ड, मैंने खुद दराज पे काम नहीं किया वैसे, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल कि उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देन देयर आर पीपल, यार ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही, मेरी प्रोडक्ट तो ऊपर ही नहीं आ पा रही, उनकी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती। आई हैव एक्सपीरियंस दिस। तो प्रोडक्ट में अगर मसला नहीं है तो कहाँ मसला हो सकता है? देखिए, जब आया था दराज तो उस टाइम के ऊपर आप कोई भी रखते हैं ना प्रोडक्ट तो वो बहुत अच्छी चलती है क्योंकि कंपटीशन बहुत कम था। सही है। तो दराज itself as a platform, they were investing heavily into the marketing of their marketplace. So there was traffic coming onto दराज। तो हमने मेरे ख्याल में दराज के पीक टाइम का फायदा उठाया और हमें खुद भी नहीं पता तो we just placed our products on दराज and they started selling like crazy। Okay. Yes, because there was no other players and और जो players थे वो probably दराज को बड़ा underestimate करते थे। तो वो नहीं थे और हम थे तो बहुत ही। So that was an experiment probably initially. Yes, तो मुझे भी खुद आइडिया नहीं था कि यानी दराज is the major marketplace जहाँ से इतनी अच्छी ट्रैफिक आई। तो वो जब आना शुरू हुई तो एंड सबसे अच्छी बात है कि वैसे अगर आप ट्रैफिक लेकर आते हैं तो you have to run ads। दराज जो है वो अपनी मार्केटिंग करता है। हाँ। और उसमें ये कि आपको शिपिंग और रिटर्न्स और इन सब चीज़ों की फिक्र नहीं करनी। क्या अभी भी दराज से वैसे रिस्पॉन्स आ रहा है? अच्छा, लेकिन अब देखें फिर वो कंपटीशन बढ़ गया। जब तक कंपटीशन नहीं था तो वी वर डूइंग रियली वेल। बट तो क्या आप अपना टाइम लगा रहे हो या आपकी टीम उस चीज़ पे टाइम लगा रही होती है गोइंग फॉर अदर प्लेटफॉर्म्स? तो नहीं, वी जस्ट आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अब दराज हमारे से ब्रांड के लिए गुड टू हैव देयर प्रेजेंस विद अस। अच्छा, क्योंकि एक कस्टमर बेस है जो दराज से ही लेना पसंद करेगा तो हम लोग कोई भी एवेन्यू खाली नहीं छोड़ना चाहते। तो इसलिए हम लोग इन दराज के ऊपर हैं और क्योंकि हम लोग अर्ली मूवर्स थे तो वी हैड हमने एक बिल्ड कर ली थी अपने रिव्यूज क्योंकि दराज में तो रैंकिंग और रिव्यूज का सीन होता है। हाँ। तो वो इवेंचुअली क्योंकि हमारे पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज था, लेकिन दराज का भी एल्गोरिथम में एक मसला ये आया, उन्होंने जानबूझ के किया या क्या किया कि हमारे बहुत सारे ब्रांड्स के हम समेत सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ और अच्छे रिव्यूज़ पॉजिटिव रिव्यूज़ होने के बाद भी हम लोग बहुत ऊपर नहीं आते थे। यानी जो उनका ये कंसेप्ट था कि दे हैव टू गेट मैनी सेलर्स ऑन बोर्ड टू हैव अ वेरी कंपैरेटिव मार्केट प्लेस। तो उसके लिए वो जो भी कोई नया आता था सेलर तो वो उसको ऊपर रखते थे। तो अच्छा, और ये जो पेड मार्केटिंग कर रहे हैं उस पे पेड से ज़्यादा जो मुझे लगा कि यानी जो ज़्यादा जो प्लेयर नया है उसको वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते। सही है, ताकि उसको सेल्स मिले। हाँ, और वो कंटिन्यू करे। और फिर उसमें जाहिर सी बात है कि हमारी जैसी प्रोडक्ट्स में खास तौर पे अगर जेनेरिक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल है, आलमंड ऑयल है, एसेंशियल ऑयल में जैसे लेवेंडर ऑयल, टी ट्री ऑयल। अब इसमें ये है कि हम तो बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट ही देते थे, लेकिन हमारे बहुत सारे कंपेटिटर्स बहुत ही सस्ते में और उसमें एडल्ट्रेटेड गुड्स देते थे। तो वो वहाँ पर उनके पास भी कोई नहीं है मैकेनिज्म कि वो यानी चेक करें कि which oils are non adulterated and which ones are adulterated। तो इस वजह से फिर हमें दराज पे रिस्पॉन्स आना वो नहीं रहा जो पहले आ रहा था जब we were the only one और सही है, ठीक है। Now there are tons of players। तो वो ब्रांड अभी भी चल रहा है आपका? Aroma Pharmacy we just sold on exit base। अच्छा, it was the first market, it was the first store which we sold through exit base। अच्छा। And अच्छा फिर उसके बाद अगर मैं पूरी अपनी स्टोरी को लेके चलें तो अरोमा फार्मेसी के बाद क्योंकि जो कंपनी एसेंशियल ऑयल्स में डील करती हैं वही फ्रेग्रेंसेस भी बनाती हैं। अच्छा, ओके।
तो जब हमारा उन कंपनीज के साथ रिलेशनशिप बढ़ा और उनके साथ हमने इंपोर्ट किया तो दे आल्सो सोल्ड अस फ्रेग्रेंसेस। ठीक है, उन्हें बोला आप हमारी जो फ्रेग्रेंसेस इस पे भी काम करें। तो so used to think these fragrances are probably imported या आप यहाँ पे कर रहे हैं, so ये आप यहीं पे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं। सेंस एंड स्टोरीज में बात करें जी, तो इसमें ये होता है सेंस एंड स्टोरीज में एक्चुअली जो फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं यानी वो इंपोर्ट होते हैं सारे। ठीक है, it requires high level of expertise in order to blend the aroma chemicals। तो यहाँ पर आके उसकी होती है ब्लेंडिंग विद इथेनॉल एंड देन जो आपको एक वो मिलती है, खुशबू मिलती है अपने आप में। ठीक है, तो हमारा ये था कि जो फ्रेग्रेंस ऑयल्स हैं वो हम लोग बड़े केयरफुली सेलेक्ट करके ठीक है, उनको इंपोर्ट कर रहे थे और फिर उनकी यहाँ पे ब्लेंडिंग, फिलिंग, पैकेजिंग, बॉक्सिंग और प्लस मार्केटिंग वो सारा यहाँ पे था। तो एसेंशियली जो भी आप ब्रांड्स देख रहे हैं वो ऐसा ही है। तो फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में जो फ्रेग्रेंस ऑयल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बिल्कुल अलग है, उनके अपने ब्रांड्स नहीं हैं। ठीक है, और जो ब्रांड्स हैं उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वाली नहीं है। ओके, मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस हद तक क्या है कि ब्लेंडिंग इट विद इथेनॉल एंड देन फिलिंग, लेबलिंग, बॉक्सिंग, वो वाली आप अगर उसको क्लासिफाई करना चाहें लेकिन जो ब्लेंडिंग है, आई मीन द ब्लेंडिंग ऑफ अरोमा केमिकल्स टू मेक अ परफ्यूम, और वो सब जो है वो यहाँ नहीं होती, बट यहाँ पर अब होना शुरू हो गई है। और अब हम लोग भी वी आर वर्किंग विद फ्यू कंपनीज व्हिच आर ब्लेंडिंग द परफ्यूम्स हियर। ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं सिवाय जे डॉट के, उन्होंने भी अपना फिलिंग ब्लेंडिंग प्लांट यहाँ पर लगाया है मेरी नॉलेज के मुताबिक। लेकिन इसके अलावा जो भी सारे ब्रांड हैं वो यूजुअली यूएई में, यूएई इज द हब ऑफ द फ्रेग्रेंसेस, तो वो सारे यहाँ वहीं से इंपोर्ट हो रहे हैं। सो अनदर क्वेश्चन इज, इसी से निकाल रही हूँ इसलिए क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स नीड टू लर्न अबाउट द डिटेल्स। अब हम फ्रेग्रेंसेस पे बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली एडमायर सेंस एंड स्टोरीज अ लॉट, एंड दिस वन स्टूडेंट ऑफ माइन सेड कि मुझे भी अपना जो है ना परफ्यूम ब्रांड स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह, बट ऑफकोर्स उसको ट्रेनिंग चाहिए। That is the reason Hustle is here. We have mentors right here to train people, to tell people. Of course, direct coordination या direct communication आपकी उनसे नहीं हो रही, but they must be having questions कि how to, like, from where to start with. You know, आपने जैसे you had this investment, आपने बीच में 2 ventures किए, I'm sure आपने फिर वहाँ से कुछ you know pull off किया होगा, save किया होगा। तो जब आपने manufacturer से आपकी already बातचीत थी, तो पहला step was to get the right people, right manufacturers, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने ऑयल प्रोडक्ट के लिए उनसे बातचीत कर रहे थे एंड यू ट्रस्ट देम, तो इस वजह से आपने उनके साथ सेंस पे काम करना शुरू किया, फ्रेग्रेंसेस पे काम करना शुरू किया। देन कम्स द इन्वेस्टमेंट पार्ट, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, स्टार्ट कैसे किया, व्हाट वर द रिक्वायरमेंट्स इनिशियली, आपने या चैलेंजेस क्या थे जब आपने उसको स्टार्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो आपके पास फाइनेंशियल रनवे होना चाहिए। हाँ, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आने का। बहुत से लोग ये देखें, बिजनेस बहुत सारे किस्म के, तो अगर आपके पास फाइनेंशियल रनवे नहीं है तो आप पहले प्रोडक्ट में ना आए, आप सबसे पहले सर्विसेज में जाए, लाइक एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी और पीआर एजेंसी और ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू। ठीक है, once you have that kind of financial safety net which can get you going for a year or two, तो फिर आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आ सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी बहुत सारी किस्मों के, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा होता हूँ कि वो हम लोग जब आईबी में थे तो एक बच्चे ने अपने बिजनेस प्लान कंपटीशन में लिखा कि वी स्टार्ट द वी मेक कार्ड्स। ठीक है, अब तो वो भी प्रोडक्ट है, बट इट रिक्वायर्स बिलियंस इन इन्वेस्टमेंट। इसी तरह प्रैक्टिकल नहीं है ना, उस वक्त वो प्रैक्टिकल नहीं है बात। एग्जैक्टली, तो यानी हर इंडस्ट्री जो है उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्क होती है, तो आपने अपना बजट देखना होता है, उस बजट से आपको मैच करना होता है कि मेरे जो प्रोडक्ट है इस बजट में हो सकती है कि नहीं हो सकती। यू हैव टू थिंक वेरी रियलिस्टिकली, ऑप्टिमिस्टिकली नहीं, बहुत सोचना चाहिए। हाँ यार, ये मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई कप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है, तो
आई हैव टू बी वेरी, और मतलब आई वुड एडवाइस कि आप पेसिमिस्टिक हो जाएं लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ना हो, ठीक है? अच्छा। यार मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग इसमें कितना खर्चा है, क्योंकि यूजुअली आप जितना एस्टिमेट करते हैं ना, मैं तो देखा है कि उस एस्टिमेशन से हमेशा ज़्यादा ही लगता है, ठीक है? तो बट बिकॉज वी हैड 2 ब्रांड रनिंग, बाबीस एंड अरोमा फार्मेसी, तो उसकी वजह से हमें फ़ायदा ये हुआ कि वी हैड अ कैश फ्लो and we also had that expertise, सही है, and we now also had that R&D experience with us, and we also had the right vendors on board. तो वो जो हम लोग 2-3 साल में पहले अपने काम कर रहे थे तो वो फिर आगे So it is the result of that experience, those failures, those learnings, और फिर वो शुरू के 2-3 वेंचर्स के बाद you ended up performing much better than the previous 3 in Sense and Stories. Exactly. So इसमें ये भी चीज़ important है कि हर मार्केट की एक maturity होती है, ठीक है? तो when we started selling fragrances online, there was essentially no major player which focused on the online market. तो उसमें ये था कि Sense, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने अपनी यानी लॉन्च किया Sense and Stories, और जब उसके हमने बहुत ही बेसिक एड्स रन किए, आजकल तो आप हमारे एड्स देखे होंगे तो बड़े फ्लैशी और हाई प्रोडक्शन वैल्यू होती है उसकी, बट you're using influencers as well. Yes, so but back in those days we had very basic ads, but since there was a gap in the market, okay, so we had a very good response. लेकिन अगर exactly वो चीज अगर कोई और करेगा तो उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज यानी मार्केट के बेंचमार्क्स भी जो है वो रेज होते जाते हैं, ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल पहले जो है वो पोस्ट ऑफिस जो है वो 7 दिन में डिलीवर अगर करता था तो लोग बड़े खुश होते थे जल्दी आके, ठीक है? लेकिन अब जो है वो 2 दिन का भी लीड टाइम लोगों को ज्यादा लगता है, सही बात है, बोलते हैं कि सेम में चाहिए, क्यों? क्योंकि बेंचमार्क ऊपर हो गया, सही बात। तो आज से कुछ अर्से पहले हम लोग बॉटल्स भी हमारी बहुत कोई एस्थेटिक नहीं थी, हमारे लेबल्स भी अच्छे नहीं थे, हमारी बॉक्सिंग भी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल पीपल बॉट देम। अच्छा, हमने खुद भी जैसे ही पता है वी वर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग, तो हमने भी अपनी प्रोडक्ट पे काम किया, फिर हमें देखते हुए बहुत सारे कंपेटिटर्स भी आए, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन अब जो है वो जैसे पता है मार्केट कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो नाउ वो जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो भी इंक्रीज हो गया, सही है, ठीक है? तो पहले आज से अगर 2018 में मैंने जहाँ 20 लाख रुपए से काम स्टार्ट किया तो प्रॉब्ली आज आपको 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, या हो सकता है उससे भी चाहिए कुछ बेहतर लाने के लिए, हाँ बेहतर लाने के लिए, या एटलीस्ट उस लेवल पे लेकर आने के लिए, उस लेवल ऑफ यानी पैकेजिंग प्रोडक्ट और उन चीज़ों पे लेकर आने। तो बस यही था। उसके बाद फिर हमने सेंस एंड स्टोरीज स्टार्ट किया, और इसमें बीच में आपको रोकूंगी, 2 मेरे और क्वेश्चंस इसमें। अच्छा, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवा रहे हैं, बट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से यू मस्ट बी फेसिंग चैलेंजेस अभी खास तौर पे आफ्टर दिस, ये जो हमारी इकोनॉमिक डाउनफॉल है एंड ऑल दैट, सो व्हाट आर द चैलेंजेस अप नाउ? बिकॉज एक तो कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है, मार्केट सैचुरेशन की आपने बात की, तीसरी चीज़ आ जाती है ये वाले चैलेंजेस, क्या आपने अपनी प्राइस बढ़ाई है फिर उसके बाद? बिकॉज अब ऑफ कोर्स यू नो प्राइसिंग में चेंजेस आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली गेटिंग एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, पहले भी थे तो अब और भी ज़्यादा हो रहे हैं, एंड रूपी डिवैल्यूएशन हो गई है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गई, ये सब चीज़ों की वजह से। सो व्हाट चैलेंजेस, बिकॉज आई रेड दिस पोस्ट ऑफ योर्स अर्लियर, अभी कुछ जिसमें आप इस सब का जिक्र कर रहे थे, आप किसी और वेंचर के बारे में बात कर रहे थे, बट मैं सेंस एंड स्टोरीज को लेकर चलूंगी, क्योंकि आपने अभी इस सब पिछले 4-5 महीनों में अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। ऑफ कोर्स, मतलब यू नो मेरे ख्याल में, लेकिन जब से बनाया पाकिस्तान, तो फिर आपकी डिमांड कम हुई क्या? प्राइस तो बढ़ ही रही है। और सो डिड यू नोटिस द डाउनफॉल इन डिमांड? नो, क्योंकि होता है कि जब अगर आपके लिए बढ़ रही कॉस्ट, तो सबके लिए कॉस्ट बढ़ रही है ना, ठीक है? आपके लिए कंपेटिटर्स, उनके लिए कॉस्ट बढ़ रही है, एंड पीपल आल्सो नो कि अच्छा यार चीनी, दाल, ये सबकी प्राइस बढ़ रही है, तो यू नो तो पीपल हैव दैट जस्ट चूजिंग टू मोटिवेट एंटरप्रेन्योर्स हियर, बिकॉज़ दे मस्ट बी फेसिंग सेम चैलेंजेस, सो वो तो होगा, you know, it will happen, just needed to have that answer. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा था मार्केटिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने सेंस एंड स्टोरीज की मार्केटिंग देखी है, काफ़ी अच्छी है,
And so, would you like to tell us like what if you want to tell us what kind of budget you put for marketing, कितना आप उसको maybe change हो रहा होता होगा quarterly basis पे, yearly basis पे, but what's your thought on it? Because आप you belong to a marketing background, and then I see the marketing of Sense and Stories. Up till now बहुत change आया है, फ़र्क भी है, और मैंने results भी देखे ही हैं. Lots of people know, brand awareness भी हो गई है, you're using influencers. तो किस विजन से आप marketing कर रहे हैं? अभी आप brand awareness के purposes से कर रहे हैं, but you must be getting leads too, sales भी बढ़ रही होंगी. So your idea, your thought, your mind on marketing of Sense and Stories. Right. तो मैंने जब इस मार्केट में आया और जब एड्स रन करना शुरू किया सोशल मीडिया पे, तो आई अंडरस्टूड कि कंटेंट इज द किंग. एंड कंटेंट में एक तो क्वालिटी और दूसरा कंटेंट की जो क्वांटिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है, यानी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों. तो क्योंकि टीवी है, उसमें तो आप एक ही ऐड बनाते हैं और कस्टमर को 20 बार दिखा देते हैं, बट फेसबुक के ऊपर कोई आपका ऐड नहीं देखेगा, बिकॉज कस्टमर नाउ देख लिया ना एक बार, एबिलिटी है, दे जस्ट स्क्रॉल. तो ये चीज मैंने किया कि कंटेंट पाइपलाइन स्ट्रांग होनी चाहिए, whoever is doing private label on e-commerce. तो उसकी वजह से, तो पहले से मैंने बताया ना कि मेरी जो स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स हैं बड़ी अच्छी. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने सेंस एंड स्टोरीज में स्टार्ट करा था, तो उसका मैंने 80 स्क्रिप्ट्स लिखी. अच्छा. 80. और एक थी वेबसाइट ल्यूमेन 5 के नाम से, जिसमें अगर आप अपनी स्क्रिप्ट लिखें तो वो उसकी वीडियो को बना कर दे देता है. अच्छा. वो करता ये है कि वीडियो ब्लॉग्स जो होते हैं ना, गेटी इमेजेस के ऊपर और शटरस्टॉक के ऊपर, जिस तरह वहाँ पे स्टॉक इमेजेस होती हैं, ओके उनके पास स्टॉक वीडियोस भी होते हैं. सही है. तो स्लाइड शो जैसा कुछ नहीं, स्लाइड शो नहीं, प्रॉपर वीडियोस होते हैं. अच्छा. वो अलग बात है, उसमें एक्टर्स अलग अलग होंगे. हाँ, ओके. मतलब सीन वाइज जो है वो एक्टर्स चेंज हो रहे होंगे. जी. फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे लिखता हूँ कि अ पर्सन परचेजिंग फ्रॉम स्टोर, ठीक है, तो वो वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस रहेंगी जिसमें अलग अलग किस्म के लोग जो हैं वो परचेजिंग फ्रॉम स्टोर कर रहे होंगे. अच्छा. तो या तो पैसे दे रहे होंगे या ले रहे होंगे या कोई शेल्फ से प्रोडक्ट ले रहे होंगे. एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट? हाँ, तो उसकी कॉस्ट थी $200 फॉर 1 मंथ. अच्छा. सही. उस टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा लगते थे. तो और उसमें उसकी कोई लिमिट नहीं थी कि आप कितनी वीडियोस बना सकते हैं. तो मैंने कहा कि मैं 1 महीने के लिए लूँगा उस मेंबरशिप, और मैं जो उसमें मैक्सिमम स्क्रिप्ट निकालनी है, तो आई रोट 80 स्क्रिप्ट्स. अच्छा, वो 1 महीने की सब्सक्रिप्शन को अच्छे से वसूल करने के लिए. अच्छे से वसूल करने के लिए. ओके. तो और वो 80 मैंने स्क्रिप्ट बना के उनके एड्स बनाए. और एंड डिड यू यूज ऑल ऑफ दैट? हाँ, तो उसमें जो होता था, और फिर हमने यूज़ किया, उनमें से कुछ बहुत अच्छे चले, ठीक है, और उसी वजह से वो जब अच्छे चले तो उससे फिर मेरा मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हुआ. इसके बाद फिर मैंने अपनी मार्केटिंग की फुल टाइम हायरिंग शुरू की, और इन हाउस वीडियो प्रोडक्शन का उस टाइम पे मेरे जहन में आया. मैंने कहा अभी तो मैंने कर लिया समझे जुगाड़, बट एसेंशियली आई नीड टू हैव माय ओन वीडियो प्रोडक्शन टीम इन हाउस, so we can have that content pipeline ताकि our ads never fatigue. लेकिन ये जो कंटेंट होता है which looks very fake, क्योंकि वो एक तो एक्टर्स भी चेंज हो रहे हैं, दूसरा रिलेटेबिलिटी नहीं होती. Does it really work? I mean, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट्स आते हैं, बट जितना मैंने देखा है, जितना रियल कंटेंट होता है उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है. और जब भी कुछ इस तरह की शटरस्टॉक में, जैसे मतलब आई नो दैट हेल्प्स यू टू सेव टाइम, बट मुझे बड़ी चिढ़ होती है इस चीज़ से कि यार वो वैसे रिजल्ट्स नहीं है. जितना रियल होता है कंटेंट आपका, उतना ही रिलेटेबल होता चला जाता है. देखिए आजकल नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि देखिए ना, वीडियो ऐड की क्वालिटी भी ओवर टाइम इंप्रूव होती है. राइट. पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ठीक है, अब कलर टीवी आ गया, फिर उसके बाद LCD आ गया, फिर LED आ गया. तो you know what used to work like 20 years ago, it doesn't work anymore. ठीक है. तो back at the time तब चल रहा था, बात कर रहा हूँ मैं 2018-2019 की. सही है. Because very few brands were even making video ads. तो ज़्यादातर तो उसके ऊपर इमेज एड्स पे थे लोग. तो हम लोग भी जब वीडियो पर आए तो we were already one step ahead. So we got very good results. तो उसमें बहुत मैटर करता है कि आपकी स्क्रिप्ट कैसी है. तो
वो जो वीकनेस थी इन टर्म्स ऑफ द वीडियोस, इट वाज ओवरकम बाय द स्क्रिप्ट। सही है, ठीक है, व्हिच आई यूज्ड टू राइट। एंड यू नो तो फॉर एग्जांपल इसमें ये भी है ना कि मतलब एक हमारी परफ्यूम है व्हिच इज फ्लोरल, ठीक है ना, तो अब मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है कि यू नो दिस परफ्यूम हैज अ हिंट ऑफ लेमन एंड इज मेड ऑफ लैवेंडर। अब क्या है कि वो अगर लेवेंडर बोला तो लेवेंडर फील्ड्स आ गई, लेमन बोला तो वो लीमू नीचे गिर रहा है और खुल रहा है, तो वो एक्चुअली अच्छा ये एलिमेंट्स में तो हाँ ठीक है, डजंट लुक फेक। एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ तो वो ये उसमें वाली बहुत चीजें भी ठीक है, तो उसमें यू नो हर जो की परफ्यूम उसको डिस्क्राइब करके और वो एलिमेंट्स वीडियो में डाल के और यू नो एंड इट वर्कड। यस, एंड इट वर्कड अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा सबसे अच्छा ऐड था प्रॉब्ली गेव मी 4 मिलियन सेल्स। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। और यू नो विद गुड ROAS and that was and you used to run ads yourself? हाँ, तो मैं खुद भी और मेरे साथ एक टीम में भी थे मेंबर, हम लोग मिलके ऐड कर रहे थे। तो तब जब आप फेसबुक एड्स चलाते थे और अब जो आप चलाते हैं, डिफरेंस एल्गोरिथम में, रिजल्ट्स में, द वे फेसबुक एड्स वर्क, बहुत चेंजेस आए हैं यू नो। और मैं हमेशा ही देखती हूँ बिकॉज आई डू रिसर्च ऑन ट्यूटोरियल्स फॉर फेसबुक एड्स एंड ऑल दैट, लेकिन 2018 वाला तो अभी काम करेगा नहीं ना, 2022 वाले भी निकालो, हर दफ़ा चेंजेस आ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, ये दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंट्स, एम आई राइट? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। आज जो मैं ऐड चला रही हूँ, 4 महीने बाद कोई नई स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है और हर दफ़ा हर प्रोडक्ट के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए अलग तरह का यू नो अलग एफर्ट काम कर रही होती है, अलग स्ट्रैटेजी काम कर रही होती है। सो फेसबुक एड्स की स्पेसिफिकली मुझे आपसे वो चाहिए, टिप्स चाहिए कि क्या सीखा आपने फेसबुक एड से, क्या चीज़ें जो काम कर सकती है। आई नो इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता क्योंकि टाइम टू टाइम वो वेरी कर रहा होता है, बट कोई ऐसी चीज़ जो आप आज के एड्स के लिए, आज के फेसबुक एड्स के लिए टिप्स देना चाहें कि देखो ये चीज़ें करना ज़रूरी है, आज एल्गोरिथम जो है ना वो इस तरह से चल रहा है। राइट, तो मेरे ख्याल में यानी जब से मार्केटिंग बनी है उसका एक बड़ा एक सेंट्रल फोकस है, वो ये है कि यू हैव टू डू समथिंग व्हिच अदर्स आर नॉट डूइंग। ठीक है, आपने प्लेटर ब्रेक करना, बिकॉज एवरीवन इज सेलिंग, you also have to sell it, but you have to sell it in a way that it differentiates your product. तो इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलते हुए you know हमने जो एड्स बनाए they were very different and they used different approaches to you know convey the right message to our customers. तो और दूसरी चीज़ ये है कि देखें मार्केटिंग में you never know which thing will work. So अगर आप इस उससे चल रहे हैं माइंडसेट से, you know I have to create a very good ad. जो चलाऊं वो चलना चाहिए, जो चले, तो ये नहीं होगा ऐसे। तो उसमें स्कीम ये है कि हिट एंड ट्रायल है, आपने 5 एड्स बनाने, उनमें से एक बहुत अच्छा चलेगा, दो नॉर्मल से चलेंगे, तीसरा, और उसमें आपकी पर्सनल प्रेफरेंस भी जो है वो कभी कभार आप बड़े हैरान होते हैं। यानी मेरा अभी इस वक्त सेंटेंस स्टोरी पे जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ऐड है, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे इस पर हैरानी हुई थी कि वो अप्रूव हुआ किस तरह। अच्छा, मुझे वो इतना बुरा लगा हुआ है। अच्छा, क्यों? उसमें क्या था ऐसा? मतलब उसमें उसके जो कलर्स थे वो ग्रीन सा था और मुझे लगा था कि यार ये तो टापोला टाइप का कोई जो है ना वो ऐड लग रहा है। अच्छा, और भी उसमें बहुत वेरी सिंपल ऐड, और वो भी इमेज ऐड था एक्चुअली। अच्छा, लेकिन इट वर्क एंड इट्स वर्किंग फॉर इयर्स नाउ। दिस इज समथिंग वेरी सो व्हाट डिड वर्क? अमेजिंग। सॉरी, व्हाट डिड वर्क इन दैट ऐड? क्या काम वो सेल्स लेकर आ रहा है लाइक नहीं, सॉरी मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। आई मीन आपको वो अच्छा नहीं लगा और उसकी एस्थेटिक भी शायद आपको अच्छी नहीं लगी, बट इट वर्कड, तो क्या वजह थी? मुझे इसकी वजह आती है। अच्छा, हाँ, मतलब वो एक सिंपल इमेज ऐड है जिसमें हमारी खुशबू की बोतल लगी हुई है, ठीक है, तो और ग्रीन सा वो ऐड है, मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी और आप भी देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये तो यू नो बेकार है। बेकार है। अच्छा, लेकिन ये तो हमें सेल लेकर आ रहे हैं और अभी तक सेल लेकर आ रहे हैं, यानी बहुत अच्छे और बहुत महंगे हमने ऐड बनाए,
वो चले चले, लेकिन फिर वो फटीग हो गया, तब ऑफ कर दिया, फिर नए ऐड बने, लेकिन वो बहुत अरसे से चल रहा है और अभी तक वो रोएस अच्छा दे रहा है। तो मैंने आई मीन इस बात का मकसद ये है कि यू नेवर नो व्हाट विल वर्क एंड व्हाट विल नॉट। तो ये कि आप क्वांटिटी पे एक मतलब कंटेंट पाइपलाइन पे फोकस करें अगर आप, यानी एक असेंबली लाइन है, जैसे फैक्ट्री में होता है कि यहाँ से कोई चीज एंटर हो रही है तो फिनिश प्रोडक्ट बनके निकल रही है। तो ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए दे हैव टू क्रिएट अ कंटेंट पाइपलाइन, ठीक है, एंड सम थिंग्स विल वर्क, सम थिंग्स विल नॉट, कभी सेल नीचे जाएगी। तो यू नो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है ना जल्दी घबरा जाते हैं, यू नो कि अगर एक क्योंकि वो उन्हें जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। अभी अगर मैंने चलाया है तो मुझे 2 दिन में 3 दिन में फटाफट जो है ना सेल्स आनी शुरू हो जाए। सो क्या मतलब कितना पेशेंस चाहिए? महीने, 2 महीने, 4 महीने? पेशेंस तो देखिए, पेशेंस तो यूजुअली होता है अगर आपने एड्स रन करने शुरू किए तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पेशेंस की कि अगर कुछ महीने खराब भी गुजर रहे हैं आपके, तो यू नो यू हैव टू रिलैक्स। अगर आपकी जेब से भी फॉर एग्जांपल पैसा निकल रहा है तो यू नीड टू हैव दैट ग्रिट कि ठीक है यार, ठीक हो जाएगा, यू नो। तो सही आप प्रोसेस पे अगर यकीन रखते हैं ना तो फिर आपको पता होता है कि यार अगर मैं काम ठीक कर रहा हूँ और प्रोसेस मेरा ठीक है तो इवेंचुअली रिजल्ट्स विल कम। जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होना। हाँ, और अगर फॉर एग्जांपल अगर प्रोसेस मेरा ठीक नहीं है और रिजल्ट अच्छा आ भी रहे तो ये जो है ना नुकसान की बात है, क्योंकि हो सकता है आज रिजल्ट अच्छा आ जाए और बाद में अच्छा ना आए। और मैंने ये चीज होते हुए देखी बात है। अब यू नो जब मुझे अर्ली ऑन फेलियर्स मिले तो उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, ठीक है, कि यू नो जैसा लगा कि यार ये और लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, यू नो, और मेरे साथ यू नो मतलब हर बुरी चीज मेरे साथ हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन अर्ली मैं समझता हूँ कि अर्ली फेलियर्स आर मच बेटर देन अर्ली सक्सेस। सही है, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोगों को अर्ली सक्सेस मिल गई, जब उनको अर्ली सक्सेस मिली ना तो आई जल्दी चली भी जल्दी नहीं, तो वो एक्चुअली दे फेल्ट दैट दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड दे नो एवरीथिंग, ठीक है, और सब लोग जिनके ना बेवकूफ लोग हैं एंड दे आर द मोस्ट होशियार अमंग दो। तो फिर उन्होंने, अब जाहिर सी बात है जब आप छोटे होते हैं तो आप रिस्क भी छोटा लेते हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का रिस्क लेते हैं। जब आप बड़े होते हैं तो फिर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का रिस्क लेते हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर यू नो जब अर्ली ऑन सक्सेस मिल गई तो फिर उन्होंने बहुत बड़े रिस्क लेना शुरू कर दिए और they took very immature and uncalculated risk because they somehow knew that the world is on their side, ठीक है ना, यानी अगर आपको पता है मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा हो रहा है तो फिर दे केम यानी कि आपका क्रैशिंग डाउन एंड यू नो जो सब बिल्ड हुआ वो सब गिरने जाएगा। तो मैंने ये चीज़ नोट किया है कि जब लोग उनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसिव बढ़ा लेते हैं और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और यू नो उनको ये लगता है कि वो जो भी काम करेंगे वो बढ़ जाएगा। तो हर यानी वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते। इसके मुकाबले में जिन्होंने फेलियर देखा हुआ होता है अर्ली ऑन तो वो बड़ा यानी उनके पास ज़्यादा यानी डेटा पॉइंट्स होते हैं कि यार ये किया था, देखो ये हो गया था, ये किया था, ये हो गया था। But that depends on a person too कि वो अपने फेलियर से सीख के कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ सक्सेस देखी है वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फिर गलतियाँ करना शुरू करते हैं। आई थिंक दैट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन कि क्या वो उस फेलियर से सीख के आगे बढ़ रहा है, बिकॉज जब इनिशियली फेलियर्स मिलते हैं लोगों को तो वो डिमोटिवेट भी होते हैं, डिसअपॉइंट भी होते हैं, देन दे फील लाइक दैट माइट बी पॉसिबल दैट आई एम नॉट मेड फॉर दिस थिंग, आई एम नॉट मेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, आई माइट नॉट बी अ गुड एंटरप्रेन्योर, यू नो, एंड आउट ऑफ दोज फेलियर्स उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है दे क्विट बिजनेस, दे क्विट एंटरप्रेन्योरशिप, might be switching to jobs, might be switching to some other platform or another opportunity या freelancing या जो भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। अब ये सोच रखना कि अच्छा ये नहीं चला तो मैं किसी और बिजनेस पे आ जाऊंगा,
ये नहीं होती हर किसी की सोच, और वहाँ पे फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपका पहला फेलियर था, यू डिडंट स्टॉप, सेकंड फेलियर था या एवरेज गया या बहुत अच्छा नहीं चला, यू डिडंट स्टॉप, यू कंटिन्यूड। तो ये जो आपका विजन है ना, आई थिंक दिस इज यू, दिस इज अबाउट यू, दिस इज नॉट अबाउट एवरीबडी। क्योंकि अगर आप 3-4 फेलियर्स के बाद भी यू थॉट कि मैंने इन फेलियर्स से सीखा, नाउ आई विल मेक अ बेटर प्रोडक्ट, आई विल बी डूइंग अ बेटर बिजनेस। सो आई थिंक कि लोगों को वो विजन रखना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए कि अगर 4 दफ़ा फेलियर हुआ है, 6 दफ़ा फेलियर हुआ है, तो उससे सीखे फिर दे शुडंट स्टॉप, यू नो। तो ये जो कंपैरिजन है 2 किस्म के लोगों का, जो आप कह रहे हैं कि अर्ली सक्सेसेस हैं या अर्ली फेलियर्स हैं, वो इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर शुरू में कोई सक्सेसफुल हो गया और वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, वो विजिलेंट है, वो वॉचफुल है, तो वो वाली गलती नहीं करेगा, यू नो। तो अर्ली सक्सेस और अर्ली फेलियर से आई वांट से कि सब लोगों का एक जैसा रिस्पॉन्स आता है, डिपेंड्स ऑन अ पर्सन हाउ ही और शी टेक्स दैट सक्सेस और फेलियर। ट्रू। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं कि 4 out of 5 businesses new businesses fail, and with every failure your chance of success increases by 40%. तो ये चीज़ मेरे ज़हन में थी। और अच्छा, और मेरे बट आई ऑलवेज थॉट कि यार लोग तो चलो फेल होते हैं, बट आई वोंट फेल, ठीक है ना। मतलब मैंने तो बीबीए भी किया, मार्केटिंग भी आती है, और तो आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि यू नो शायद मैं वो गलतियाँ ना करूँ। लेकिन आप हर बंदा अपनी एक अलग किस्म की गलतियाँ करता है, तो हर बार एक अलग गलती होती है, हर बार गलत। तो मेरे ख्याल में इफ आई वुड से कि अगर आप फर्स्ट टाइम वेंचर कर रहे हैं तो आप ध्यान में रखेंगे आप फेल होंगे, ठीक है, 80% of the time. Or maybe having right mentors might help you. Did you have mentors with you, along with you at that particular time जो आपने अपना पहला वेंचर लॉन्च किया और you were alone? That entrepreneurship is a lonely journey, I understand. तो इसमें नहीं, आपकी बात सही है कि मुझे मेंटर्स बहुत मुश्किल, मेरा कोई मेंटोर नहीं था ऐसा। उसकी वजह ये थी कि ई-कॉमर्स जो है वो इटसेल्फ एक न्यू जर्नी थी। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपकी मेंटोर वही आपको सही से एडवाइस कर सकते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो और हर जिस आपको फील्ड के लिए मशवरा चाहिए, आप उस एक्सपर्ट से रब्ता करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यू नो ऑल्दो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड वन, बट ई-कॉमर्स में आई मीन पीपल हु हैव बिल्ट प्राइवेट लेबल ब्रांड्स एंड हु कैन गाइड मी, तो दोस पीपल वर वेरी फ्यू। एंड हाँ, लेकिन आजकल ये बहुत फ़ायदा है कि अब तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपना जो है ना वो अच्छे ब्रांड्स बिल्ड किए हैं, और अब तो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया ना। लाइक आपको वेबसाइट का, शॉपिफाई, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यानी इन्फ्लुएंसर्स, आपको हर किस्म की एक बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू देम। फेसबुक ग्रुप्स हैं बहुत अच्छे, where you can always go and post and you know people will come to you. But back in those times, I'm talking about 16, 17, ये इतना ज़्यादा जो है वो इस तरह के ग्रुप्स नहीं थे। तो yes, ये and you said, मैं वापस जाऊंगी उस चीज़ पे, जब when you said कि आपने started working on marketing और फिर आपने कुछ ads वगैरह बनाए थे, वीडियोस बनाई थी, फिर आपने वो पॉइंट हमारा रह गया जब आप बता रहे थे कि आपने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की फिर ads, so you are working on your own ads, तो आप वो अपना you know you yourself produces it, right? आपके because I've seen few videos जिसमें आप I think actors भी आपके अपने एम्प्लॉयज थे शायद। जी बिल्कुल ऐसे। तो उसमें मैं एक चीज़ बड़ा बिलीव करता था कि जब कोई बंदा एक ब्रांड को लिव और ब्रीथ कर रहा होता है ना, तो ही इज एबल टू बेटर यू नो रिलेट विद द ब्रांड, एंड he also has good insights into the brand. So although people usually use marketing agencies, but मैंने भी काम किया एक दो लोगों के साथ, but I thought कि you know they don't relate with your brand. First, because of course you are just one of their clients, there are 10 other clients, and because of that, you know, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचेंगे। या तो आप कोई बड़ी कंपनी हो, like you know Unilever, और आपके पास बहुत ह्यूज बजट हो, तो फिर तो वो आपके हो सकता है कि you know they assign the best resources, but for startups, ठीक है, जिनका बजट भी कम है, जो बोलते हैं यार हमें मार्केटिंग एजेंसी
50,000 लाख बिल्कुल 2 लाख बिल्कुल मिल जाए, तो इतने में जो आपके साथ मार्केटिंग एजेंसी यूजुअली काम करेगी तो दे विल बी इन हाउस करना बेहतर है। लाउजी काम होगा। उससे बेहतर ये है कि आप जो है इन हाउस काम करें। और तो आर यू प्रोड्यूसिंग एड्स फॉर अदर ब्रांड्स एज वेल? सिर्फ सेंस एंड स्टोरीज के लिए आप कर रहे हैं? सिर्फ हम लोग अपने लिए करते हैं। और उसमें हमारे पास ये कि जैसे यानी स्क्रिप्ट राइटर है हमारे पास, डायरेक्टर प्रोड्यूसर टाइप एक हैं जिनको कैमरा वर्क वगैरह आता है, वीडियो एडिटर्स हैं। एंड हाउ आर द रिजल्ट्स देन? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताया ना कि वो क्योंकि वो एक कंटेंट पाइपलाइन करना शुरू हो गई है, तो सो कंक्लूडिंग योर आंसर कि कंटेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। Things change, strategy might change, Facebook algorithm changes, but जो आप content create कर रहे हैं, that should be relatable, that should be realistic, I would say, right? ये चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखा थॉरो वे में अगर हम बात करें तो, एंड देन फिर स्पेसिफिकली तो आप डे टू डे आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है। सो सेंस एंड स्टोरीज इज परफॉर्मिंग रियली गुड राइट नाउ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेंस एंड स्टोरीज जो है, वी आर नाउ अ टीम ऑफ 16 full-time people, and alhamdulillah it is going very well. As per my estimates, we are the second most selling perfume brand in Pakistan right now, and probably and we are also now available at a very good brand with 70+ outlets. We also have 3 outlets of our own. Great. And alhamdulillah it's a growing business, and our sales are on an increasing trend, and I believe that we have captured a very good share of the market. Where are those people जो कह रहे थे क्या कर रहे हो आजकल, उन 4 महीनों में तंग कर रहे थे, वो मिले दोबारा फिर आपको? वो हाँ, मतलब बहुत हैरानी होती है कि जो है जो लोग आपको पहले नहीं कराते थे, they considered you a failure, so now they come up to you. And it's also amazing that जिन लोग जब मैं when I was यानी starting out, तो कोई अगर बंदा है वो किसी अच्छे ब्रांड पे काम कर रहा है, like for example Unilever या Coke या something like that, तो बहुत ज़्यादा उनको the aspirational value होती थी यानी working at such a big company। लेकिन ये कि अब जब उन्हीं लोगों को देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सी बार तो पिटी भी फील होता है अगर जो वो काम कर रहे हैं वो इतना मीनिंगफुल नहीं है। ओके, तो मैं समझता हूँ कि काम कोई बुरा नहीं है, इट हैज टू बी मीनिंगफुल एंड इट हैज टू बी अलाइन्ड विद योर गोल्स एंड विजन। So I for a fact know that many of my peers, they are working in good companies, but the work they are doing, it's not really meaningful as compared to me now, who I think is working on very meaningful projects. And with that I will talk about Exit Base, which is an amazing idea. I love that idea. मुझे पता नहीं था कि वो आपका है। वो there was this post on Facebook and I was scrolling, और क्योंकि पैराग्राफ इतना आपने लिखा होगा I'm sure, तो स्टोरी बड़ी अच्छी सी थी and I was reading कि कोई ऐसा भी है जो failed businesses के बारे में सोच रहा है। This is amazing. अच्छा, this must be happening internationally. होंगे ऐसे ventures? क्योंकि मैंने पाकिस्तान में तो नहीं देखा. I saw this for the first time. So इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ, I would love to listen. हुआ ये कि 2013 में ही when I graduated, तो उस वक्त मैं बताया मैं जॉब भी कर रहा था। हाँ. तो उसी साल मेरे वालिद साहब भी हुए रिटायर. So he got around 14 million in gratuity. तो और उसमें जो मेरे वालिद साहब की पेंशन बड़ी कम थी, and he had just pension of 23,000, and the major portion was the gratuity. So that was our golden money which we had to sustain with for some time. तो मैं फाइनेंस बुक्स रीड करता रहता था, तो उसमें ये था कि you have to divide your money into 3 major areas. One is the stock and equity market, one is the real estate, and third is any active business. Okay. तो क्या होता है अगर आप 3 में से डिवाइड कर लेते हैं, तो जो जिसने एडवाइस दी थी तो बोलता है कि आपका रिस्क मैनेज हो जाता है, और इन द लॉन्ग रन आपको रिटर्न्स बड़े अच्छे मिलते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल तीनों अलग अलग मार्केट्स हैं, तो ये था कि यानी रियल एस्टेट तो आपको पता है पाकिस्तान में लेना बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत सारे एवेन्यूज हैं, तो वो तो हमने ले ली रियल एस्टेट। अच्छा, फिर जो
वो था Stock हाँ जो म्यूचुअल फंड्स थे, यानी हाँ। स्टॉक मार्केट में आप बड़े आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो हमने अल-निज़ाम में वो इन्वेस्ट कर लिया। सही है। एक्टिव बिजनेस सब रहता था। तो अब बात थी, तो मेरा क्या था कि बिल्कुल एक बिजनेस शुरू से खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। तो मेरा था कि अगर हम लोग कोई रनिंग बिजनेस ले लें और कोई ऐसा बिजनेस मैं स्पॉट करूं जिसमें मार्केटिंग का सबसे बड़ा मसला है, ठीक है, यानी एक बिजनेस हो, बाकी सब चीज़ें ठीक हो, प्रोडक्ट ठीक हो, लेकिन मार्केटिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आई जस्ट कम इन, वी बाय दैट बिजनेस, फिक्स द मार्केटिंग and then scale that brand. And because my father was getting free, so I thought if he had some good activity, तो उनकी भी एक्टिविटी हो जाएगी, बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा और जो है मेरी जॉब भी चलती रहेगी। तो मैं ढूंढता रहा कि मुझे कोई एक्टिव रनिंग बिजनेस मिल जाए करने के लिए, और मैंने 6 महीने तक मैं ढूंढता रहा, अखबार में पूरे आगे से अंदर पढ़ता था। और तो उस वक्त मुझे जो इंटरनेशनल थी वेबसाइट्स वो तो मिलती थी, जैसे businessforsale.com है और BizBuySell है। तो ये दो वेबसाइट्स यूएस में 1997 में बनी थी, और वहाँ पर देयर वर मिलियंस ऑफ बिजनेसेस लिस्टेड व्हिच वर एट फर्स्ट। लेकिन आपको पाकिस्तान में कोई बिजनेस मुझे मिला ही नहीं, मतलब इवन रिमोटली क्लोज टू द टाइप ऑफ बिजनेस व्हिच आई वांटेड टू डू। हाँ। तो उस टाइम पे, लेकिन यूएस में इस तरह की वेबसाइट्स थी, तो उस टाइम मेरा विजन बना कि देयर नीड्स टू बी अ मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान where we can go and buy a running business। अब यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि यार अगर कोई बिजनेस ठीक चल रहा होगा तो कोई बेचेगा नहीं, लेकिन they need to understand कि people are going through different phases of their life। Some people are getting old, ठीक है, they feel that they are not able to conduct their business effectively। Some people are immigrating, ठीक है, some people they say कि यार the fun from the business has gone and they want to go for a new challenge। So there can be various other reasons apart from the fact that their business might not be going well, okay? And even if the business is not going well, and if you have the ability to fix that out, okay, so that's a very good bargain, because you will get the assets of the business at a very undervalued price। So do you think this is the biggest challenge right now for Exit Base to educate people about this? क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट है कि मतलब अगर ख़राब फेल्ड बिजनेस है तो कुछ गड़बड़ी होगी ना, तो मतलब why would I opt for it or go for it? I know there must be people जिनका विजन आपके जैसा होगा, जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपके जैसी होगी कि नहीं, there might be other reasons, but जो मेजॉरिटी है उसको you face this challenge that you have to educate people about this, that there are reasons, because अगर आप बात कर रहे हैं there are multiple failed businesses। दूसरा सवाल ये आता है जहन में कि अच्छा फेल्ड बिजनेस है, चलो आई कैन ऑप्ट फॉर इट, लेकिन सबसे पहले तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाई इट फेल्ड, व्हाट वर द रीजंस। तो क्या एग्जिट बेस्ड बिजनेसेस को जब लिस्ट कर रहा होता है, इसी में क्वेश्चन ये भी होगा कि इफ देयर आर एनी चार्जेस फॉर दैट। सेकेंडली, अगर वो लिस्ट कर रहा होता है तो क्या ये चीज़ें मेंशन होती हैं कि व्हाई इट फेल्ड, या क्या रीजन। अब हो सकता है अक्सर जिसका फेल हो रहा है बिजनेस, उसे भी नहीं पता हो कि क्या रीज़न थे, प्रोडक्ट भी मेरा ठीक है, मार्केटिंग में ठीक ठाक कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, डिमांड नहीं है, व्हाट वर द रीजंस। तो क्या आप इस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं कि वो फेलियर्स के बारे में भी उस बायर को गाइड करें ताकि वो जो अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए आसानी हो? देखिए, इसमें अभी तो हम लोग नहीं कर रहे एज सच, बिकॉज अभी हमने तकरीबन 2 महीने हुए इसको स्टार्ट किए, एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रिस्पांस हैज बीन अमेजिंग। आई मीन इट वाज द मिसिंग ब्लॉक इन द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, ठीक है, बिकॉज अगर लोग बिजनेस खोल रहे हैं तो वो एग्जिट भी होंगे। अब वो अगर कोई वन वे स्ट्रीट ही है and the business which are selling are going to dead end, so people are wasting a lot of intellectual property। और मैंने भी चीज़ होते हुए देखी कि पाकिस्तान में बिजनेस बिकते नहीं हैं, वो बंद हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उनके फिजिकल एसेट्स मेजर कुर्सियाँ बिक्री होती हैं, और जो उस बंदे ने मेहनत की इन टर्म्स ऑफ creating this social media presence, the customer base, the website, so that all goes to waste, like complete waste। Although some other person can come and take those assets and maybe make something valuable out of it। Right। And we have a lot of examples here in Pakistan also, like अब मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था नजीब शामी,
साहब का, और उसमें उन्होंने बताया था कि वो जो अखबार था डेली इस्लाम नहीं डेली पाकिस्तान, तो वो जब उन्होंने ख़रीदा तो इट वॉज इन लॉस एंड उसके ऊपर कर्जे थे और दे वॉरेड फॉर ऑलमोस्ट फ्री कि वो एटलीस्ट वो कर्ज उतार दें, एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट्स गोइंग गुड। तो देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज कि इन बिजनेस जिसने खरीदा तो ही लैंडेड फेज है, तो इट्स एक्चुअली द मैन बिहाइंड द गन, सो खुद भी लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है। बहुत सी बात बिजनेस ठीक है, लेकिन यू आर नॉट द काइंड ऑफ गाय who can run it. तो आप ठीक है, यू नॉट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट, लेकिन डू यू गिव टाइम टू दैट बायर कि ऑफ कोर्स विजिट तो वो करता ही होगा, बट विजिट के बाद हाउ दिस पर्सन और द बायर अंडरस्टैंड्स द फेलियर, द रीजन बिहाइंड फेलियर, क्या वो प्रोसेस में टाइम लगता है, महीना 2 महीने लगते हैं, कितना टाइम लगता है? होता ये है कि ये जस्ट मार्केट प्लेस एंड वी आर इन ओपन मार्केट प्लेस। ठीक है, आपने बिजनेस बोला, आप उन दो लोगों को मिलवा देते हैं। हाँ, हम लोग दोनों को मिलवा देते हैं। सही है, ठीक है, और उसमें फिर हमारी अलग से वैल्यू एडेड सर्विसेज भी हैं। ठीक है, जिसमें हमारी एक वैल्यूएशन सर्विस है, जिसमें इफ यू वांट टू गेट योर बिजनेस वैल्यूएटेड हम लोग वो करके देते हैं। ओके, अच्छा होता है कि बिजनेस बेचने से पहले भी यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सेलिंग योर बिजनेस। तो यूजुअली अगर बिजनेस सब चीज़ें ऑपरेशंस ठीक चल रही होती हैं तो यू डोंट हैव मच ऑफ अ डेटा लाइन कि यार मेरी कितनी सेल्स है, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरी परसेंटेजेस क्या हैं, मेरे ग्राफ किस तरह से हैं। तो यूजुअली वी एडवाइज पीपल कि आप बेचने से पहले यू मेक अ पिच डेक सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है, जिसमें वो बताएं कि हमारी ब्रांड की हिस्ट्री क्या रही सही है। सही है। तो बहुत से लोगों के पास वो भी उसका भी वक्त नहीं होता, तो हम उसमें उनको असिस्ट करते हैं। जो सबसे बड़ा मसला आपने जो लोगों का आमतौर पे सवाल होता है वो ये होता है कि ड्यू डिलिजेंस, like how will we know that what the person is saying and the numbers he is giving to us are true or not? Correct. तो उसके लिए ड्यू डिलिजेंस की सर्विसेज होती हैं, थर्ड पार्टी सर्विसेज भी होती हैं, लाइक दी जो ऑडिट फर्म्स होती हैं अकाउंटिंग, दे आल्सो गिव ड्यू डिलिजेंस सर्विस। ठीक है, हम लोग वो नहीं देते सर्विस, बट वी गिव कंसल्टेंसी ऑन हाउ यू कैन कंडक्ट द ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, और eventually plan ये है कि we will hire domain experts of all industries and then they will advise people on how to conduct due diligence. For example, मैंने e-commerce में काम कर रहा हूँ मैं 5-6 साल। अब मेरे लिए e-commerce का कोई भी ब्रांड की ड्यू डिलिजेंस करना बहुत आसान है। मैं उसका Shopify देखूंगा, उसके मैं सोशल मीडिया पेजेस देखूंगा, उसकी मैं सेल वेरीफाई कर सकता हूँ कोरियर पोर्टल से। ई-कॉमर्स के लिए तो आपको इजीली डिजिटल पे नंबर्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें कोई मेरे जैसा प्रॉब्ली कोई एक्सपर्ट होगा जो बता सकता है कि दैट द नंबर्स दे आर गेटिंग आर ट्रू और नॉट। बट रिटेल हर इंडस्ट्री के अपने डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं जो देख के सही है विजडम से ये बता सकते हैं कि हाउ क्लोज आर द नंबर्स। ठीक है, ठीक है, सही। तो ड्यू डिलिजेंस तो बिकॉज़ अगर हम लोग खुद करते हैं प्योरली तो वो बहुत बड़ी एक लायबिलिटी भी होती है एंड तो टाइम, एनर्जी, रिसोर्स। तो बट वी हेल्प पीपल, लाइक वी हैव मेड चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो if you are buying a business, so these are the things which you need to find out. For example, उस business के ऊपर debts कितने हैं, उस business के जो है वो suppliers कितने हैं। होगा कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई एक ही कस्टमर है, चला वो जना गया तो आपका बिजनेस ही सारा खत्म हो गया। तो आप लोगों को तो फिर आई थिंक वो जो रिसर्च है बिफोर सेलिंग उसमें अच्छा खासा टाइम लगता होगा। नहीं, तो हम लोग तो एक्चुअली नहीं करते ना सेल, वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म। तो हम लोग जो बायर्स होते हैं उनको एजुकेट करते हैं। हाँ, बट वो रिसर्च आप लोग ही कर रहे हैं ना? जी जी, एग्जैक्टली, कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू फिगर आउट व्हेन बाइंग अ बिजनेस। सो वी आर educating both the sellers on how to sell a business effectively. We are also educating the buyers on how to buy a business effectively. Because buying a business is a complicated process. There are no two opinions about it. Because there is inventory, there is the employees, training, buyers, suppliers, and a huge responsibility. Huge responsibility. बिजली के बिल हैं आपके, ठीक है, आपके तो यूजुअली होता है कि when a business is being sold,
एक एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। You list down all the assets of the business up to the nuts and bolts. हाँ। कि what is included in this thing. हाँ। Then you write down कि वो ट्रांसफर किस तरह होगी, ठीक है, और फिर कौन सी डेट पे ट्रांसफर होगी, और फिर उसके साथ आपको जो है अगर तो वो एक दिन में सारे ट्रांसफर नहीं हो सकते एंड इट विल टेक सम टाइम, तो फिर आपका जो पेमेंट स्केड्यूल होता है वो भी वैसा ही होता है। यू नो यू मेक सम माइलस्टोन्स, फॉर एग्जांपल अगर 50% ये दोबारा लाइक लास्ट टाइम। तो जब आप बिजनेस बेच रहे होते हैं तो उसमें आप यू मेक अ बिजनेस एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट जिसमें यू लिस्ट डाउन ऑल द एसेट्स एंड देन यू नो कि वो किस डेट पे ट्रांसफर होंगे, और उसी से फिर लिंक्ड होता है कि आपने अपने पेमेंट के माइलस्टोन्स क्या करना। सही है। ये चीजें हो गई तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। अच्छा। तो हम लोग वो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट भी लोगों को बना के देते हैं to effectively execute the transfer of the business. And this exit base is working for the businesses throughout Pakistan? Yes. And listing charges? So we have currently no listing charges, Okay. but we take 2.5% both from the buyer and seller on the successful deal. सही है। And उस deal में included है asset transfer agreement, which is like the core thing which executes the transfer of the business. हाँ। So you know और उसमें फिर साथ ही जिन हमारी वैल्यूएशन सर्विस भी included है, और उसमें जो consultancy चाहिए होती है, because you know both the parties have never done such a transaction before, so both parties need sort of they need advisory on what are the norms and you know how they should execute the transfer smoothly. So both the buyer and seller are protected and they get the value they have agreed upon. तो हम लोग उनको इस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं because we are market based, we are in good position and we are actually specialists in this domain. So for contacts and experience and everything. Yes. So for example, if you go to a regular lawyer और आप उसको जाके बोलते हैं कि मैंने सेल एग्रीमेंट करना है, तो आपको 1 पेज एग्रीमेंट बनवाएंगे, ठीक है, बट दैट एग्रीमेंट वोंट बी इफेक्टिव बिकॉज यू नो बहुत सारी चीजें हैं, तो यू नो और फिर वो लॉयर सही है या नहीं, वो आपका फैसला उसके पास जाने का सही है नहीं, लाइक टू ऑप्ट फॉर द राइट लॉयर एंड द प्रोसेसेस दिस पर्सन गोज थ्रू और मेक यू गो थ्रू विद, तो वो जब एक्सपीरियंस से नहीं है तो डिसीजंस वहीं पे गलत हो सकते हैं। एग्जैक्टली। तो हम लोग क्योंकि इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं एंड अब हमारे पास थर्ड पार्टी वेंडर्स या कंसल्टेंट्स भी ऑन बोर्ड आ रहे हैं, तो वी हैव आल्सो लिस्टेड देम ऑन आवर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू मेक अ पिच डेक फॉर योर बिजनेस, सो यू कैन inquire with one of our experts. अच्छा। Yes. And then for that pitch deck developing thing you charge separately. Yes. तो उसके अलग सही है, ठीक है। तो इसी तरह you know बहुत सारी value added सर्विस हैं, हम उन सबके अलग-अलग चार्जेस हैं and if the deals get done तो वो चार्जेस में से डिडक्ट भी होता है। big deal. This is like so amazing. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, बट वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिकॉज दिस इज huge responsibility. One thing goes wrong and the blame is yours because you're the mediator in between, right? अच्छा, हम लोग इस तरह की नहीं लेते क्योंकि हम लोग ये देखेंगे जो essentially क्योंकि हम लोग escrow नहीं कर रहे। एक चीज़ होती है escrow जिसमें you know payment आपके through होती है। अच्छा, okay. Pass on. अच्छा। We just act as facilitators and we act like a witness. सही है। The transaction. अच्छा। ठीक है, तो आपकी जो कमीशन ही बोलेंगे, हाँ। वो बाद में आती है, फिर बाद में होती है जी, मतलब जब डील हो जाती है पेमेंट आपको नहीं मिल रही है। हाँ हाँ। जब डील हो जाती है हम लोग पहले एडवांस लेते हैं कमीशन जब डील हो रही है, और आई मीन अगर तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बायर ने या सेलर ने अगर धोखा दिया है किसी भी वजह से तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये कि हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम हम इतने, लेकिन देखिए बायर और सेलर की क्रेडिबिलिटी तो फिर आप ही लोग चेक कर रहे हैं ना। बायर तो नहीं, हम लोगों को एडवाइस ये करते हैं कि आप खुद ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करें। ठीक है, यूजुअली जो लोग बिजनेस खरीद रहे होते हैं ना, तो दे आर सोफिस्टिकेटेड बायर्स यूजुअली, ठीक है, दे आर नॉट वेरी स्मॉल पीपल, क्योंकि थोड़ा सा ही बिजनेस बड़ा होता है उसकी वैल्यू फिर
ऊपर चले जाते हैं। तो हम उसमें ये एडवाइस करते हैं कि थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, जैसे ड्यू डिलिजेंस सर्विस, एक्चुअली आप बात कर रही हैं वो ड्यू डिलिजेंस सर्विस है। हाँ, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड हैं जो okay. आपसे पैसे लेंगे और वो काम करेंगे, ठीक है। वो तो अभी थर्ड तक पार्टी, ऐसा कोई केस हुआ नहीं है। हाँ अभी तक तो ऐसा नहीं, लेकिन वो आपसे पैसे लेंगे और वो आपको रिपोर्ट बना के देंगे, ओके, ठीक है। लेकिन वी एज प्लेटफॉर्म ऑल्दो वी ट्राई आवर बेस्ट यू नो टू स्क्रीन आउट दी सेलर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई बिजनेस लिस्ट करता है तो फर्स्ट वो हमारी एक नजरों से गुजरता है, बट वी हैव लिमिटेशंस लाइक अगर कोई, क्योंकि अभी 10 लिस्ट हुए हैं, कल 100 लिस्ट होंगे, फिर 1000 लिस्ट होंगे, तो लिस्टिंग्स तो होती चली जाएंगी एंड लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर एवरी अदर बिजनेस। तो ज़रूरी है कि जो खरीद रहा है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अच्छे से रिसर्च करके देखकर खरीदे और आप उनको असिस्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली। इसमें ये भी चीज़ है कि मैं थोड़ा सा आपको जो है बताता हूँ बैकग्राउंड इसका इंटरनेशनली। तो फर्स्ट टू वेबसाइट्स bitbuysite.com and businessforsale.com they were built in US in 1997-1998 और वो सारे किस्म के बिजनेसेस को लिस्ट करती है। When the digital boom came, so there was another website created, flipkart.com। अगर आप इंटरनेशनली इस मॉडल को देखें तो सबसे पहले BizBuySell और businessforsale.com जो है, they are the oldest marketplaces for buying and selling businesses, and they were created and they were built at the .com boom जो आया था उस टाइम के ऊपर वो बनी थी, and they are not controlled marketplaces or curated marketplaces. The transaction doesn't happen through them because most of the assets there are physical businesses. ठीक है। But once that once US graduated to digital assets, फिर फ्लिपा बनी, फिर उसके बाद वहाँ पर एम्पायर फ्लिपर है फॉर Amazon businesses and Microwave Acquire है फॉर SaaS businesses। ठीक है। तो हम लोग तो अभी जो काम US में 1997 में हुआ था, पहले हम लोग वो काम कर रहे हैं, you know, a central marketplace where you can list any type of business। मुझे याद है मैं एक बार गया लाहौर, तो एक साहब थे जो कि मशीनरीज बनाते थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो दवाइयाँ बनाने की मशीन है, फिलिंग मशीन्स, और वो बोल रहे थे कि मेरे जो बच्चे हैं उनका तो अपने इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और उनकी पूरी दुकान जो है वो बिल्कुल इट वाज अ मेस। उनकी भी एज कोई 70 इयर्स होगी। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार ये इन साहब का अगर इंतकाल हो गया तो यू नो इनका जो सारी मेहनत थी, और वो ऐसी मेहनत जो कि उन्होंने 25-30 साल मेहनत करके, तो मुझे ये था कि अगर यू नो अगर वो नॉलेज जो है वो सारी लूज हो सकती है, तो व्हाई नॉट कि अगर उनको पता है कि यार अब मेरे बाद कुछ नहीं है तो अपना बिजनेस बेच दें, और यू नो हो सकता है उसमें कुछ अपना शेयर भी रख लें कि ठीक है I can sell 80% of my business and you know 20% can remain with them and he can in his lifetime teach others of all the knowledge। तो ये कि यानी knowledge retention जो है वो हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रही, यानी जब एक बिजनेस बंद होता है तो उसकी जो सारी प्रोडक्ट जाती है, नॉलेज भी खत्म हो जाती है, फिर एम्प्लॉइज जो हैं वो सारे बिखर जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो और फिर एक बंदा जो नए सिरे से शुरू कर रहा है वो सारी मेहनत में उसको इतना वक्त लग जाता है, और सारी गलतियां फिर से करता है ठीक है, और सारी गलतियों की कॉस्ट, तो एक इस मार्केट प्लेस ना होने की वजह से मार्केट में इनएफिशिएंसी है। आई बिलीव एंड माय ड्रीम इज कि जो ये इनएफिशिएंसी है खत्म हो, बिजनेस अगर कोई खुले बंद ना हो, बिक जाए, ठीक है। बेशक वो अपनी जो खाली इन्वेंटरी की वैल्यू उस पे बिक जाए, लेकिन वो बिजनेस बिके जरूर, बिकॉज आई बिलीव के बिजनेस एक्चुअली कोई अच्छा बुरा नहीं है। यूजुअली इट्स द स्ट्रेटजी, इट्स द स्किल्स व्हिच आर मिसिंग, ठीक है। तो यू नो आप देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट है वो कोई अच्छे से नहीं कर पाता, कोई बहुत अच्छे से कर लेता है, तो ये आइडिया। तो मैं इस पे बात कर रहा था कि जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं अभी वो भी एस्क्रो नहीं कर रही और ना ही वो इस तरह की सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, सही है, इन व्हिच दे इंश्योर दैट दे, तो वो दैट इज
more towards the buyer, you know. Yes. That responsibility is more towards the buyer. क्योंकि पैसा उसका लग रहा है and he or she has to be vigilant and very active enough. It's the same as I would say buying a car. So for example, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है कोई 40-50 लाख रुपए, कोई usually what people do is they अगर उनकी खुद अपनी एक्सपर्टीज को खुद ही जज कर लेते हैं, इंजन कितना पुराना है, चेंज तो नहीं हुआ, गाड़ी एक्सीडेंट तो नहीं हुई, ठीक है। इसी तरह बिजनेस में भी है कि you have to just make sure, और अगर आप समझते हैं कि आप इसके काबिल नहीं हैं तो just take any third party service और take services of any domain expert. आपका दोस्त होता है जो गाड़ी में बड़ा मास्टर होता है, आप उसको फोन करते हैं, यार आओ मुझे बताओ यार ये गाड़ी ठीक है या नहीं है, तो मतलब it's same as that. A business is an asset. And I wish, I hope and I wish कि exit based उतना successful हो, जितना आप ड्रीम कर रहे हैं उससे ज़्यादा successful हो, because idea बहुत अच्छा है, vision बहुत अच्छा है, intention बहुत अच्छी है, and when you begin with the right intention and to serve the community, because you are actually serving the community, you're saving them to wasting their time repeating those same mistakes which somebody else did, and saving their energy, resources, time, everything. So I hope it goes successful. I'll be summarizing your journey in few things. आपने businesses किए, आपने failures देखे, आपने उनसे सीखा, और लेकिन उस सब में कोई एक ऐसा मोमेंट या इंसिडेंट आपको याद हो जिस टाइम आपके लिए डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा टफ था, hardest decision, if you can remember any. So I'd like to hear that story. I would say the hardest part was hiring. अच्छा. मतलब वो एक फैसला नहीं होता, it's a mix of many things. तो इसमें पहले बात कर लें कि जब आप बिल्कुल होते हैं फ्रेश तो आपको बंदों की जरूरत होती है, लेकिन अच्छे बंदा आपके पास नहीं आते जिनकी आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, आपका वैसा कोई फैंसी ऑफिस नहीं होता, ठीक है, और वो आपका एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे सब लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो you have to, as an entrepreneur, you have to wear many hats. You also have to motivate your employees, and you also have to hire good employees. इसमें जो एक important चीज होती है वो ये भी होती है कि what kind of people you hire. So usually I advise that if you are bootstrapping a business, तो आप usually you make the system and you hire people who can run on those systems. सही है. उसमें आपको creativity भी चाहिए. ठीक है. और उसमें usually over qualified people भी they don't work. जैसे for example पाकिस्तान में मार्केट है, हो सकता है आपको 25,000 रुपए में एक मैट्रिक भी मिल जाए और आपको एक बीकॉम भी मिल जाए, और हो सकता है कोई बीबीए वाला ही बच्चा हो, सही है, और इवन एमबीए, ठीक है, बट यू हैव टू थिंक ऑफ द टास्क एट हैंड, और उसमें आपको देखना है कि यार ये कौन सा बंदा ये काम सूटेबल है, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन व्हिच इज नीडेड फॉर दिस टास्क, सही है, एंड दैट शुड बी योर लिमिट. तो फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डर पैकिंग है तो यू शुड ओनली हायर मैट्रिक, बिकॉज अगर आप ओवर क्वालिफाइड हायर करेंगे सो ही वोंट बी हैप्पी विद दैट जॉब, ही वोंट बी स्टेइंग एज वेल. एग्जैक्टली. तो वो जॉब तो ले लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब जॉबलेस होता है बंदा परेशान होता है ना, बंदा बोलता है मैं कुछ भी काम कर लूंगा, जैसे पत्थर उठवा लो, लेकिन ये कि वंस ही गेट्स इनटू द जॉब एंड द ग्राइंड स्टार्ट्स हैपनिंग सो ही इज नॉट हैप्पी, रिटेंशन नहीं होता. एग्जैक्टली. और इसके मुकाबले में अगर कोई अंडर क्वालिफाइड बंदा भी है लेकिन आप उसकी ट्रेनिंग करके और उसको इस लेवल पे लेकर आएगा कि वो उस जॉब करने का क्वालिफाई हो गया, तो ही बिकम्स वेरी हैप्पी. तो आई थिंक अंडर क्वालिफाइड लोग अब रख सकते हैं बिकॉज ऑफ द कुछ जगहों पे, जैसे कि जब जिनको आप ट्रेन करके उस जगह पे ला सकते हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छी जर्नी होगी. और आई थिंक वो जो रिटेंशन रेशो है वहाँ पर फिर वो रहता भी है या बढ़ जाता है, कम नहीं होता, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. और इसमें फॉर एग्जांपल मेरी गलती ये थी कि मैंने जब मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय मैंने हायर किया तो वो मेरा एक आईबीए का ही था. अच्छा. तो ही वाज अनएम्प्लॉयड, तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ और काम स्टार्ट करते हैं. तो लेकिन ऑफ कोर्स अच्छा, और मेरा ज़हन में ये था, और प्रॉब्ली शायद औरों के ज़हन में भी हो, जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेंगे और जो है वो चीज़ें होती जाएंगी. बट यूजुअली इफ यू आर बूटस्ट्रैपिंग तो इतनी कोई फास्ट ग्रोथ नहीं होती, कि आप इतना ओवर क्वालिफाइड बंदा लेकर आए और फिर वो और आपका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो करता है कि वो अपने क्वालिफिकेशन के सही लेवल पर आ जाए, एंड यू कैन आल्सो कॉम्पेंसेट हिम अकॉर्डिंगली. तो फिर ये सीखा कि ऐसे लोग हों जो बेशक उनकी क्वालिफिकेशन उस टाइम पे इतनी ज्यादा ना हो, बट दे हैव
those germs of upward mobility with them. And जो वो जॉब एट हैंड करने जा रहे हैं तो वो भी मैच करे. फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई डिस्पैच में मुझे अगर हायर करना है और मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ और मुझे वो बोलता है कि आई एम वेरी मैं क्रिएटिव हूँ, तो ही इज नॉट अ गुड हायर. बिकॉज अगर क्रिएटिव बंदा होगा तो वो मैकेनिकल काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे. ठीक है, क्विकली गेट बोर्ड. इसके मुकाबले ऑफ कोर्स इफ आई हैव टू हायर अ ग्राफिक डिजाइनर तो उसके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू एवरी डे. सही. तो इसमें ये कि अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड देयर मोटिवेशंस and then keeping them motivated. And so how do you keep them motivated? That's a really good question that I could find out from your conversation. कि देखिए रिसोर्सेज तो आने जाने वाली चीज़ हैं, मतलब आई डोंट नो कि आपके साथ कोई ऐसी रिसोर्स जो डे वन से थी वो आज भी है या नहीं है. अच्छे से अच्छे लोग, हंग्री लोग, कंसिस्टेंट लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि जिनमें वो ड्राइव होती है, वो साल 2 साल या 3 साल आपके साथ काम करेंगे एंड देन इवेंचुअली उन्हें ग्रोथ चाहिए. आप हर दफ़ा उनका पैकेज वैसे इंक्रीज नहीं कर सकते जैसा वो स्विच करके उन्हें मिल जाता है सब कुछ. तो रिसोर्सेज तो आई डोंट नो इफ पीपल स्टेज फॉर दिस लॉन्ग टाइम, और अगर बहुत ज़्यादा टाइम रुकते हैं तो उनकी खुद की ग्रोथ भी रुक जाती है ना इवेंचुअली. लेकिन जितने टाइम भी वो रहते हैं, साल 2 साल 3 साल, हाउ डू यू कीप योर रिसोर्सेज मोटिवेटेड? या तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक तो मेरे ख्याल में जो लोग जो मोटिवेशन लेते हैं वो अपनी जो मैनेजमेंट लीडरशिप उनसे लेते हैं. तो यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ एनर्जी एट द ऑफिस. सेकेंडली, एंड हाउ डू आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, एंड यानी स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल. सो आई टेक इट फ्रॉम इस्लाम. So actually Islam is a way of life, and whatever we are doing right now, I mean we are conducting business, they are all part of being. So once you understand that, so आप ये समझते हैं कि चाहे मुझे कामयाबी मिले या ना मिले, I am successful if I am doing that thing because of Allah. And आई बिलीव हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यही कल्चर है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तालीम होती है और हम लोग जो इस्लामिक के जो बेसिक पिलर्स हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से इंश्योर करते हैं, जैसे नमाज होती है. और मैं अपनी मोटिवेशन तो वहीं से लेता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक मस्जिद है, वो अगर एक बना रहा है मजदूर और वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि यार मुझे दिहाड़ी मिल जाएगी, तो उसको भी स्वाब मिलेगा क्योंकि वो अपने हक हलाल की रोजी कमा रहा है. लेकिन अगर वो उसकी नीयत ये रखता है कि मैं यहाँ पे मस्जिद बनाऊंगा तो लोग उसमें नमाज पढ़ेंगे, लोगों को छत मिलेगी, तो उसको जितने भी उस मस्जिद में फिर लोग करेंगे बात, उसको सवाब मिलता है. तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी थी, बिल्ड टू लास्ट, और उसमें उन्होंने उन कंपनीज को एनालाइज किया जिन्होंने 100 ईयर्स पूरे किए. तो और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यूजुअली जो ये कंपनीज हैं उनमें मुस्लिम्स नहीं हैं. यूजुअली जो लोग जो कंपनी ने बहुत अच्छा फेयर किया. तो आई ऑलवेज शेयर दैट विद माय टीम, यार हम लोग एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि इस्लामिक फंडामेंटल्स पे बिलीव करती हो और वो बहुत अच्छा करे. क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि दीन जो है वो आपको बेस्ट परफॉर्म करने में मदद देता है. सही है. नहीं, इट्स अ प्लेबुक. फॉर एग्जांपल कोई मशीन है तो यूजुअली उसकी जो गाइड होती है इट हेल्प्स इट परफॉर्म दैट, यानी उसकी जो मशीन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल पर किस तरह हो सकती है वो उसकी गाइड बुक में लिखा हुआ होता है. तो इसी तरह हम लोग इस दुनिया में आए, हमारी गाइड बुक जो है वो हमें दे दी गई इन टर्म्स ऑफ कुरान, हदीस, एंड आई बिलीव दैट इफ वी फॉलो दैट वी कैन ऑल make our performance to an optimum level, and if it's not then we are not following it. तो उसमें और फिर ये भी होता है कि हमारा ऑफिस में आना इट्स एन इबादत. इफ वी अगर हमारी नियत ये कि हमसे लोगों को फायदा हो,
हम लोग अच्छी प्रोडक्ट्स लोगों को बना के दें, ठीक है, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, इंशाल्लाह हम लोग एक दिन आएगा एक्सपोर्ट करेंगे, हमने भी कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी किए हैं, मतलब दिस इज समथिंग व्हिच आवर कंट्री रियली नीड्स, ठीक है ना, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह पेइंग आवर ड्यू टैक्सेस, तो यू नो एक वी हैव hundreds of vendors attached to us, उनकी अपनी फैमिलीज चल रही हैं, तो मैं समझता हूँ कि right intention, yes, तो a good business is has a lot of care which it provides, you know, अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं एक गरीबों भी खर्च कर सकता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉइज को भी अच्छा पे कर सकता हूँ, मैं कोई कार्य खैर भी कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर जाहिर सी बात है कि पैसे नहीं होंगे तो मैं कुछ भी, बहुत सारे खैर के काम है वो मैं सही है। तो इस बिजनेस के साथ मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर एक को अलग अलग सिचुएशन दी है, हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई जॉब नहीं कर सकता, बट यू हैव टू create value. You have to create value and you have to think what is the area where I can add value best, what I am made for. And you know, if you are adding value day in day out and you think you are doing meaningful work and you are enjoying it, तो चाहे वो business हो चाहे job है, it's equally good. यानी especially in times like these days, जहाँ पर you know employment बहुत flexibility है, बहुत सारे employees को equity भी मिलती है और बहुत freedom है और हर किस्म की चीजें हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट और जो बिजनेस है उसके दरमियान जो बहुत बड़ा गैप था पहले, अब वो मिक्सअप भी होता जा रहा है। आई नो कंपनीज जहाँ पे सीईओ की पे कम है और उनके एम्प्लॉय की पे ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि एक्चुअली जो जितनी वैल्यू लेकर आएगा तो वो उतने उसको पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो उस कंपनी में मिले चाहे किसी और कंपनी में। तो यही कुछ चीजें जो तो मैं इसलिए अपनी टीम मोटिवेट रखता हूँ। और आप पढ़ाते भी हैं? मेरा एक है कोर्स, मैं ऐसा मुझे टीचिंग का शौक नहीं है, बट होता ये कि एक कोर्स है मेरा जो मैंने प्री रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा ई-कॉमर्स के ऊपर, तो वो मैंने किया हुआ है। But the way you are talking, I felt कि you must be of course educating your team every other day, जैसे कि आप बात कर रहे हैं इस्लामिक वैल्यूज़ पे, या you know these are the fundamentals, आना है, काम करना है, जाना है, सैलरी लेने है, फिर वापस काम करना है, ये तो मतलब हर बिजनेस में हो रहा है, बट यू नो इफ यू आर फीडिंग योर एम्प्लॉइज with these thoughts, with this positivity, that what is the intention behind the business, what is the intention behind your day to day task, और आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, और एक जेनेरिक बिजनेस ही तो है कहने को, तो मतलब फ्रेग्रेंस का ही है, लाइक व्हाट्स न्यू, यार कैसे वैल्यू ऐड करेंगे, बट द इंटेंशन यू हैव and the positivity you feed in your employees would definitely be giving you out in a different way. मे बी शायद ये चीज़ें हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ को कंसिस्टेंट करती हैं, या आपका रिटेंशन रेशो बढ़ता है एट द एंड ऑफ द डे, और अगर नहीं भी बढ़ता, वो कहीं और भी जाते हैं, तो वो जो आपसे सीख कर जा रहे हैं और कहीं और वैल्यू ऐड करेंगे, आई एम श्योर उसका सवाब भी आपको मिलता रहेगा। बिकॉज यू एंड आई सॉ फ्यू ऑफ योर पोस्ट जिसमें आप बता रहे थे कि आपने वो सेशंस किए थे, कुछ सेशंस थे इन चीज़ों पे, या फिर रेगुलर बेसिस पे इन मॉर्निंग यू डज दैट, ऐसा कुछ हो रहा है? तो वो मैंने पोस्ट बेसिकली देखी थी जिसमें आपने कुछ सेशंस अपने ऑफिस में करवाए हैं, या शायद आप रोज़ सुबह में करवा रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आई फील, मैंने वो देखने के बाद स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड्स को भी सेंड किए थे ना, एंड आई सेड कि ये होना चाहिए, यू नो, नहीं हो पाता प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ चीज़ें अब depend, you're the boss, you know, you decide this, that it should be happening at your office, and I really want other people to follow this, because इसलिए और फिर इसमें देखें कितनी देर लगती होगी, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, टाइम मैनेजमेंट भी आप लोग कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं पूरे दिन बैठ के सिर्फ नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं कि आफ्टर एवरी असर नमाज वी सिट फॉर अराउंड 10 to 15 minutes, और उसमें हम लोग एक हदीस पढ़ते हैं, कि एक हदीस है कुरान की आयत, और उससे जो कुछ जिसको समझ में आया तो वो बोलता है, और फिर हम उसको आपस में डिस्कस करते हैं of how we can implement the essence of that teaching in our life, in our office life and as well as home life. फिर बहुत सारे concepts हैं हमारे दीन में, for example मशवरा है, ठीक है, how to do मशवरा, what are the आदाब of मशवरा, इसी तरह फिर how to have good team building, हमें सहाबा से और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या टीचिंग मिलती है टीम बिल्डिंग की। तो हमारी ये हर दिन का एक होता है सेशन ऑफ 15 minutes, एंड उसमें
एक वजह ये भी होती है कि लोगों की जो अल्टीमेट है ना डायरेक्शन वो हमारी अलाइन रहे कि हम लोग ऑफिस क्यों आ रहे हैं। सही है, सही ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमारे पास दीन की वजह से इतनी एक स्ट्रॉन्ग पावर है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैरेटिव एडवांटेज एज कंपेयर टू द पीपल इन द वेस्ट। ठीक है, पीपल इन द वेस्ट दे आर लाइक गोइंग इन अ ट्रेन, दे आर वेरी कंफर्टेबल, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ठीक है, इनको ये नहीं पता वो, लेकिन हम लोगों को बड़ा क्लियर डायरेक्शन है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और हम जो सारी मेहनत कर रहे हैं वो हमें कहाँ पे लेके जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नीयत सही है, आपकी नीयत है कि आप लोगों को खैर पहुँचानी है और उसका आपको अल्लाह ताला उसकी जो है जज़ा देंगे, तो यू नो योर वर्क बिकम्स सो मीनिंगफुल एंड इट बिकम्स इररिलेवेंट इफ यू गेट सक्सेस और नॉट। ठीक है, तो आपको पता है मैंने अपनी मेहनत कर ली, अब उसका अजर देना अल्लाह ताला का काम है। बहुत सी बार ये होता है कि बहुत से लोग आपको जैसे होता है कि यू नो पीपल डोंट रिस्पॉन्ड एज यू डू टू देम, तो बहुत से लोग फिर जो है वो मैंने देखा है कि अच्छा करने के बाद फिर बड़ा प्राइड फील करते हैं कि यार यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, फायदा नहीं है और लोग जैसे धोखा देते हैं। मैंने उसके साथ इतना किया और उसने मेरे साथ जो है वो जुल्म किया, लेकिन मेरे ख्याल में इफ यू हैव गुड ईमान तो आपको कभी बिकम फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज़ यू से क्या जो मैंने अगर किया था, अगर मैंने अल्लाह के लिए किया था तो मुझे वहीं से उसका मिलेगा जज़ा। मुझे दुनिया से किसी से बंदे से मुझे उसकी चाहिए नहीं रिटर्न। तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत दिल में फील होता है, बट यू नो अगर आपका ऑब्जेक्टिव और एक बिगर लाइफ पिक्चर जो है वो ठीक हो तो वो ये चीजें फिर इतने मायने नहीं। मैं ही लोगों को बताता हूँ, मतलब वैसे जब मैं बैठता हूँ प्लान में मैं बोलता हूँ कि हम लोग जो है वो दीन कैन एक्ट एज अ यू नो अ ड्राइविंग फोर्स एंड एज अ कैटलिस्ट इफ यूज करेक्टली। हम लोग उसकी जो यानी और आई मीन एक्सट्रीमिस्ट पार्ट जो है वो तो हो जाती है कि फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर किसी को उड़ते उड़ते खबर आ जाए कि यार उसने गुस्ताखी कर दी, तो 50 लोग उठ के उसको ना मार के आ जाएंगे, ये भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, उससे हुई थी नहीं हुई थी, वाकया हुआ से बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हम लोग जो उसकी जो गलत जो एसेंस है उसको तो हमने बड़ा यू नो किया हुआ है, ऑप्टिमाइज किया हुआ है उससे कि यू नो उसके लिए जान देने के लिए और मरने मारने के लिए तैयार है। बट द एवरीडे ग्राइंड व्हिच वी शुड बी पुटिंग एंड द excellence which we should be putting in our work is not there. So I believe कि वो satisfaction भी नहीं रहती ना। Exactly. आप रोज इस इंटेंशन से चल रहे हैं तो आपको हर रोज चाहे वो फेलियर्स भी हों या कुछ भी हो आप satisfied होते हैं ना, that you're doing right। और बिल्कुल इसमें हमारा जो इस्लामिक मॉडल इतना ब्यूटीफुल है, देखें जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ बिजनेस है उसमें बीच में है प्रॉफिट्स, लाइक दे से organizations are built for profits and all other resources like financial resources, human resources, natural resources, they are working together in order to grow the profits. In the Islamic model, humans assume the central place. Okay, organizations are built to aid humans and they are built to benefit humans. And all the other stakeholders like humans, they align themselves as the building block of that organization. तो कितनी मजे की बात है ना। Yes, exactly. तो उसमें ये होता है कि you know जब आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग I mean I would say हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल शुरू दिन से I place a great value on health. You know, और so physical health, mental health, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। लाइक जो हमारे 15 मिनट के होते हैं सेकंड्स, तो उसमें हर किस्म की चीजें भी होती हैं डिस्कस। तो उसमें फॉर एग्जांपल हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस, इसके ऊपर भी होती है। सही है, ठीक है। अब जिस तरह मेरे एक एम्प्लॉय था, तो ही इज वेरी लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड यू नो ही गेव मी अ वेडिंग कार्ड व्हिच आई थिंक वाज एट लीस्ट 250 रुपीस वर्थ। तो यू नो मुझे हुआ कि मतलब तो मैंने कहा तो इतना महंगा कार्ड तो मैंने अपनी शादी के लिए बनवाया। लाइक मैंने अपनी शादी के लिए भी लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किए बिकॉज़ आई फील कि ये वेडिंग कार्ड एंड देयर आर वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। सही है। तो मुझे बड़ी हैरानी है कि यार यू नो क्यों पैसा ज़ाया हो रहा है इन फजूल चीज़ों के ऊपर। ठीक है। मुझे जब अपना विजिटिंग कार्ड भी देता है तो मैं समझता हूं मैं उनको देख के वापस कर देता हूं। मैंने कहा मेरे आपको काम आ जाएगा आपको। मतलब इट्स फॉर मी इट्स अ वेरी मतलब इट क्लटर क्रिएट करता है मेरी यानी लाइफ में पेपर। तो ये जो चीज़ें
इन एंड आउट जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं हमने अपने ऑफिस में, तो मैं आ रही हूँ फिर। ड्राई फ्रूट्स आई लव। तो ये कि वो हर एक के सामने एक होता है ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह सब चीजें, तो यू नो, लेकिन वो नहीं रखी हुई चाय, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो हेल्दी नहीं है। चाय नहीं रखी, अगर आपने एक कप पी लिया सुबह में, दैट्स इनफ। ओके। इसी तरह जो है, लेकिन ड्राई फ्रूट है कॉम्प्लीमेंट ना, अगर आपको दिल चाह रहा है तो यू कैन गेट, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर। सही है, सही है। कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं ना कि यू एज एन एम्प्लॉयर थिंक सो मच अबाउट द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉइज, और इवेंचुअली दैट हेल्प्स यू बिल्ड अ वेरी गुड कल्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और लॉन्ग टर्म में उन एम्प्लॉइज़ की वेलबींग, चाहे वो आपके साथ रहें चाहे वो कहीं और जाके काम करें, दिस विल ऑलवेज बी मेमोरेबल फॉर देम। एंड आई रियली विश कि हमारी और ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का कल्चर बिल्ड करें। 15 मिनट की बात है, क्या हो जाता है 15 मिनट में, आधे घंटे में क्या हो जाता है, लेकिन उससे उनकी लर्निंग हो रही है, जहन खुल रहा है उनका, वो अपने काम से हटकर, अपने फील्ड से हटकर सोच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं, बिकॉज आप जब कम्युनिकेट करते हैं आपको एक्सपोजर भी मिलता है, एंड दैट टू रिलेटेड टू द इस्लामिक वैल्यूज। यू जस्ट आर टॉकिंग अबाउट एक हदीस, राइट, एंड देन यू डिस्कस अबाउट दैट 15-20 मिनट, और फिर बाकी लोगों के इनपुट उसमें आते हैं, और आई एम श्योर कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस उसमें रहे होंगे जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सामने वाला सीखता भी है, रिफ्रेशर हो जाता है एक तरह से, यू नो। So I really appreciate this. You need to write a book then on organizational culture. The way you are building the culture. हाँ, तो बिल्कुल। और जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे I really encourage to marry early. For example, if somebody gets married, he gets 2 salaries. And ये क्या है? you know, इस तरह का Why? अच्छा, okay, so you're following the Islamic values and yes, okay, सही। Exactly. तो you know, इसी तरह फिर I mean बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं। फिर हमने एक अपना जो है वो एजुकेशन अलाउंस रखा हुआ है, तो you know you can get 7% of your salary every month if you are enrolled in any course. Wow, amazing. or any program. And जब हमारी होती है बात, तो उसके ऊपर ये बात होती है कि ना अब आप क्या कर रहे हैं, what are you doing next? तो usually I ask people के अगर सिंपल है बीकॉम टाइप तो सबको होना चाहिए ग्रेजुएशन, और जब वो हो गया तो फिर आपको स्किल लेवल के कोर्सेज करने चाहिए। हमारी कंपनी में फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं जो कि 5वीं जमात पास हैं, तो मैं उनसे ले रहा होता हूँ यार तुम मैट्रिक कब कर रहे हो, ठीक है, जो लोग मैट्रिक पास हैं तो मैं बोलता हूँ यार तुम इंटर कब कर रहे हो, तुम अपना जो एजुकेशन अलाउंस है तुम वेस्ट कर रहे हो अगर तुम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी तो आपकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं, मुझे लगता है 90% की शादी हो गई होगी, और हो रही है, काफी जल्दी हो रही है, और मैं उसमें उनको जो है एनकरेज करता हूँ, बिकॉज यू नो आज इसमें है कि यू नो यानी अल्लाह ताला हैज क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग्स इन पेयर्स, तो यू नो अगर एक पेयर का एक पार्ट मिसिंग है तो दैट पर्सन इज मिसिंग, तो ही शुड डू इट, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग देयर फॉर द एजुकेशन। So बहुत अच्छा कल्चर है, एंड आई थिंक यू शुड प्रमोट दिस उस सब के साथ साथ, और एंड आई होप द पीपल हु आर वाचिंग मस्ट बी लर्निंग आउट ऑफ दीज थिंग्स। मेरे पास सवालात तो मतलब आई थिंक निकलते चले आएंगे अगर मैं आपके साथ बैठ के बात करूँगी, सीखने को बहुत कुछ है, शायद एपिसोड 2 भी हम कभी शूट करें इंशाल्लाह, बट जितनी हमने बात की आपकी जर्नी से रिलेटेड, सक्सेस और फेलियर से रिलेटेड, आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिलेटेड, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला साथ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. आपने ऑफिस बुलाया और बड़ी अच्छी जो है। And if you want to give any kind of message to young entrepreneurs right now? Yeah, तो I would say कि जो fads and trends हैं उनको follow ना करें. Just take a deep down look into yourself, and only then start the entrepreneurial journey when you are ready. Doing a job is also not something which is कोई खराब चीज़ है। तो you know आप just life के process में take your time और फोकस रखें कि वैल्यू एडिशन के ऊपर। वैल्यू एडिशन अगर आप जॉब में करेंगे या बिजनेस में करेंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, और अगर वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो चाहे जॉब हो, तो आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।